हेलो ऑल, ये है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट 2। और इसमें हम आज मेनली बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग ऑल सर्कुलर सिस्टम्स की। ऑल सर्कुलर सिस्टम से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको आने वाले टॉपिक में बता दूंगा। साथ ही साथ ये कोर्स है हमारा 12 CBSE के लिए, जेई के लिए और नीट एस्पिरेंट्स के लिए। देखो भाई, जेई वाले देखो ना देखो, लेकिन नीट एस्पिरेंट्स वाले ज़रूर देखना, बिकॉज देखो इसमें जो जेई के क्वेश्चन मैंने और बोर्ड के क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं उसमें बेसिक्स इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हैं कि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यार देखो उन पे मैथमेटिक्स नहीं होती, तो उनको फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम होती है। तो हर चीज़ बताई गई है, 9th के जो कॉन्सेप्ट लगते हैं ना मैथ के, वो भी प्रॉब्लम देते हैं इन लोगों को। तो उसमें मैं उसके बारे में मैंने वर्क करवाया है। ठीक है, तो आगे चेक करिएगा आप लोग। तो चलो देखते हैं आज हमारे पास कंटेंट क्या है पढ़ने के लिए। तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर्स, सेमी सर्कुलर वायर्स, क्वाड्रेंट्स, है ना। और साथ ही साथ एक कोई भी नॉर्मल सेक्टर, ऐसे कोई सेक्टर ले लेते हैं, है ना, जिसका हमें पता नहीं कि यार ये कितना पार्ट होगा, क्योंकि हमें पता है कि सेमी सर्कल हाफ पार्ट होता है, क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट होता है सर्कल का, बट हमें नहीं पता कि यार ये सेक्टर कितना पार्ट होगा, है ना। मे बी ये छोटा सा बनाओ, मे बी ये बहुत बड़ा बनाओ, ऐसे ऐसे करके। तो इन सब सेक्टर्स की भी हम बात करने वाले हैं, और उसके बाद हम एक जनरलाइज रिजल्ट देखेंगे जो हर किसी में यूज़ हो जाएगा। साथ ही साथ आज हमने जो कंसेंट्रिक सर्कल्स का स्पेशल केस लिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद है कंसेंट्रिक सर्कल्स। और साथ ही साथ आजकल जो बोर्ड के देखो यार क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो मतलब ऐसे आते हैं कि पहले डिफाइन करो, देन डराइव करो एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो यार कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। बोर्ड के हैं तो, और जेई के जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देखिए यहाँ न्यूमेरिकल लिख रखे हैं मैंने, यहाँ पर 3 बोर्ड के लेवल के न्यूमेरिकल हैं और 3 जेई लेवल के न्यूमेरिकल हैं। तो ये ज़रूर देखने हैं, क्योंकि जो जेई वाले न्यूमेरिकल होंगे उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने वाले हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस एडिशन कराया गया है। जेई वाले क्या करते हैं, एडिशन कराते हैं चैप्टर्स का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिज्म घुस दिया और वेक्टर एडिशन में मैग्नेटिज्म डाल दिया, ऐसे करके। साथ ही साथ मेरे को यार ये बोलना पड़ेगा फालतू में, ये डिस्क्लेमर है। We had tried our best to explain every possibility of every single illustration. No content is copied from another teacher. We just selected the best content from books we had read. ठीक है, इसका मतलब मैं समझाने नहीं वाला। खैर, इंपॉर्टेंट कंटेंट फ्रॉम प्रीवियस वीडियो। यार देखो ये वीडियो मैंने जो पहले बनाई थी उसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए हैं जिन पे आज मैं वर्क करने वाला हूँ, और आज सर्कल के साथ मिक्स करके थोड़ा सा अच्छा कंटेंट बनाया है। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूँ यहाँ पर, छोटा सा पार्ट दे देता हूँ बताने के लिए कैसे करना था। ठीक है, तो बायोट सर ने ये बताया था कि यार हम पूरे करंट कैरिंग वायर का हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते। तो हमने बोला भाई क्या कर सकते हो, तो उन्होंने बताया कि हम सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट का, अगर ये एल लेंथ का वायर है तो हम उसका सिर्फ छोटे से एलिमेंट का DL का DB फाइंड कर सकते हैं। DB माने छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और उनके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो ये था, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम ख़राब होगा। थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन DL एंड R, DL यानी कि I, और R के बीच का जो एंगल होगा वो होगा हमारा ये थीटा, और साथ ही साथ R जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन DL एंड पॉइंट P। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। फिर हमने लिया एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर का, फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, X और Y इसके एंड है, एंड को मिला रखा है पॉइंट से, और बीच में हमारा एक परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है I, नहीं A। ठीक है, और I हमारा है इस डायरेक्शन में, और ए जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर है, क्योंकि यार शॉर्टर डिस्टेंस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो बात आपको पता ही होगी 9th की मैथमेटिक्स। और उसके बाद ये है हमारा φ1 और ये है हमारा φ2। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यार जो φ1 और φ2 लिया गया है फाइनाइट वायर के एंड्स के लिए, ये हमेशा अपोजिट ले जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, ये हमेशा अपोजिट ले जाएंगे एक दूसरे से। अच्छा, अब आती है बात सेमी इन्फिनिट वायर की, जिसमें हमने एक एंड को इन्फिनिट डाल दिया है और एक एंड हमारा फिक्स्ड है। तो इसको हमें कैसे करना होता है, पिछली वीडियो में हमने ये भी बताया कि यार जैसे कि ये हमारी इन्फिनिट जा रही है और इसके एंड से हमें एक एंगल लेना है, तो वो एंगल 90 कैसे होगा, क्योंकि भाई ये तो इन्फिनिट जा रही है ना, ये लाइन तो टच ही नहीं करेगी। तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगी पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट भी बताया गया है, तो अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो। साथ ही साथ ये वाला एंगल हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला एंगल तो 0 है ना यार, ये φ2 है ना, और φ1 हमारा क्या है 90 डिग्री है मेरे हिसाब से। जाओ भैया जाके वीडियो देख के आओ पहले, तब पता चलेगा कि 90 क्यों है। ठीक है, साथ ही साथ देखो यार पिछली वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाया गया है ना पिछली वीडियो में, अच्छे से बेसिक बताए गए हैं। अब आप ऐसे शॉर्ट में सोच रहे हो कि मैं पूरी वीडियो को कॉन्सेप्ट कर दूँ तो फिर दिक्कत है, नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो हमें यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट मिल जाता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 थी और साइन 0 की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ हमारे पास 1 मिल जाता है मल्टीप्लिकेशन में। और बी की वैल्यू हो जाती है फाइनाइट वायर के लिए, स्ट्रेट फाइनाइट वायर के लिए बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, जिसमें ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब डायरेक्शन देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि इसमें लगने वाली है। डायरेक्शन के लिए हम ऑलवेज यूज़ करते हैं यार राइट हैंड पाल्म रूल। राइट हैंड पाल्म रूल में अच्छा क्या क्या होगा, देखो पहले आप ये देख लो। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाल्म रूल, थंब इज करंट, फिंगर्स पॉइंट और पाल्म क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब देखो कैसे होगा। अगर करंट की डायरेक्शन ये है मीन्स थंब की डायरेक्शन ये है, पॉइंट इस डायरेक्शन में है मीन्स पॉइंट इस डायरेक्शन में, तो फिंगर भी इस डायरेक्शन में है। अच्छा, और पाम किधर दिख रहा है, आपने तो ये खुद रखा है ना, आप रखोगे तो ऐसे ही बैठेगा बिल्कुल। और पाम किधर है, इनसाइड द पेपर, इनसाइड द पेपर, अंदर है पेपर के। ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा होगा वो, मतलब ऐसा कुछ जा रहा होगा। अगर ये आई है हमारा और ये हमारा वो जो आर है और यहाँ पे पॉइंट पी है, तो हमारा कुछ ऐसे अंदर की साइड जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब जा रही है या मान लो बाहर आ रही है, तो हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, इनवर्ड के लिए ये और आउटवर्ड के लिए ये। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऐसा बोला करते हैं उसको। तो देखो मैंने बना दिया है, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही होगी तो यहाँ पे क्रॉस बना दिया है, बस ऐसे करके डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब मान लो एक ऐसे ही नॉर्मल सा एग्जांपल है, पहले करंट ऐसा था और पी पॉइंट इधर था, है ना, पर अब करंट क्या है, करंट ऐसा है, अंदर जा रहा है भाई, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जाने के लिए ये वाला होता है, बाहर आने के लिए डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा फिलहाल बाहर आ रहा है करंट, और हमने ऐसे ही पाल्म रख के देख लिया कि पॉइंट अगर इस डायरेक्शन में होगा, है ना, तो हम कैसे करेंगे। तो हमने रख के देखा तो पाल्म हमको दिखला, एक मिनट, हाँ ये पाल्म हमको दिखा कि हमारा ऊपर की साइड जा रहा है। इट मीन्स जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी ऐसी होगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इतना समझ में आ गया, जब तक खींच नहीं रहा इसको। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पर। So magnetic field due to a circular current carrying loop at a point P placed at the center of the circle, ये याद रखिएगा भाई, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पता है कि वी ऑल नो फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग एलिमेंट्स डी बी इज इक्वल्स टू दिस वन। ठीक है ना, आपको ये तो पता ही है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इस सर्कुलर लूप की, है ना, और इस पार्ट को ज़रा जूम करके देखते हैं, ये लो ऐसा कुछ दिखेगा ये, है ना। तो इस पार्ट पे अगर मैं बात करूँ छोटा सा डीएल लेने की, तो भैया इतने पार्ट में तो ये भी स्ट्रेट वायर ही है ना, इतने में तो ये भी डी भी लग सकता है इसमें। तो अच्छा, अब वो क्यों लगाएंगे हम, बायोट सावर्ट्स क्यों लगाएंगे यहाँ पर, उसके लिए रीज़न देख लेते हैं। इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वी हैव पी पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द लूप, हाँ भाई है। आई एज कॉन्स्टेंट करंट, हाँ है। ए एज रेडियस, हाँ है। डी एल एज करंट एलिमेंट, हाँ भाई ये भी ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें थीटा क्या होगा, अब देखो भैया 9th क्लास की ज्योमेट्री। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द रेडियस ऑलवेज सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस है। ठीक है, और इस पर रेडियस से कोई भी लाइन बनाओ हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगी। ठीक है, तो बस ये जो थीटा था हमारा ये 90 डिग्री हो गया, और रेडियस हमने क्या लिया है, ए लिया है अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स। तो रेडियस हमने ले लिया, ये देखो मैंने ये लाइन लिख दी है जो मैंने अभी समझाई, कोई दिक्कत नहीं। सबके नोट्स मैं अभी नीचे डाल दूंगा, इसमें पूरी पीडीएफ डाल दूंगा नीचे, किसी को भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लो। साथ ही साथ पहली वाली वीडियो का मैं वो भी दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, अब अगर हमने एक ऐसे पॉइंट लिया था यहाँ पर, और उससे हमने एक लाइन बनाई थी जो कि 90 डिग्री बना रही थी, और ये पॉइंट पी है हमारा, ये है करंट की डायरेक्शन। तो उसके हिसाब से हमारी आई की बी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थी। अच्छा, तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखा, इधर की साइड देखो, है ना। हमने बताया कि यार ये जो करंट है वो इस साइड जा रहा है, ठीक है, थंब रख दिया इस साइड। पी पॉइंट क्या है, अंदर की साइड है, पी पॉइंट रख दिया भाई पी इस साइड, फिंगर्स इसमें रखी, थंब इसमें रखा, पाम किधर गया, इनसाइड द पेपर, तो बी कैसी होगी, इनसाइड द पेपर। और ये ध्यान रखना कि हर एक डीएल पर, यहाँ पढ़ लो चाहे यहाँ पढ़ लो, हर किसी पर यार देखो सारी वैल्यू सेम है, तो हर बार मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड ही आएगी, इनसाइड द पेपर। ठीक है, इनसाइड द पेपर, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हमने जो फॉर्मूला निकाला भाई, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट डी एल अपॉन, है ना, आई डी एल अपॉन आई ए स्क्वायर, ये सिर्फ एक डी एल के लिए था। ठीक है, पर इस करंट कैरिंग लूप पर तो बहुत सारे डी एल हो सकते हैं ना। अरे मरी भैया कैसे होगा अब,
है ना। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ यूज़ करी, इंटीग्रेशन जिसे हम कहते हैं। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। रॉयल स्टैक का ऐड नहीं दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन यही कहता है। इंटीग्रेशन क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि भाई छोटी छोटी चीज़ें मिला के हमें बड़ा सा बी मिल गया, इस छोटे छोटे लेंथ मिला के हमें बड़ा सा एल मिल गया। ठीक है, तो डी एल मिल गया हमें, डी एल से इंटीग्रेट करने के बाद हमें एल मिल जाएगा, और डी बी को इंटीग्रेट करने के बाद हमें बी मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार अगर हमारा ये सरकमफेरेंस होगा, मतलब ये पूरी लेंथ अगर एल होगी, है ना, तो पूरी लेंथ अगर सर्कल की एल होती है तो भाई वो सरकमफेरेंस होती है। अगर हम पूरी लेंथ की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली हम एल की बात कर रहे हैं, तो एल जो है हमारा वो क्या होगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, वो होता है 2πr, और यहाँ पर आर क्या है, ए। ओके, सो मैंने एल की जगह सीधा सीधा 2πa पुट कर दिया है। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। मैथमेटिकल टूल में देखो भाई, अगर किसी को पावर काटनी भी नहीं आती तो वो भी बनाया है मैंने वैसे, ठीक है। बेसिक पे बहुत काम किया जा रहा है, नोमेनक्लेचर भी आने वाला है केमिस्ट्री का। सो फिलहाल डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4πi/a² 2πa, ये हमने लिख दिया। ए से कैंसिल हो गया, 2π यहाँ बचा, ए नीचे है, ये आ गया हमारा आंसर। अगर हम इसको पाई से पाई कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए जहाँ पर सेंटर पर पॉइंट रखा गया है, उसके लिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, म्यू नॉट अपॉन 2I/a। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे सर्कल बना दिया है छोटा सा बीच में यहाँ पर, क्योंकि आगे हमने और भी करने हैं ना, तो यहाँ मैंने सर्कल बना दिया जिसका है म्यू नॉट अपॉन 2IA। इतना समझ में आ गया। सर्कल के लिए कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब सेमी सर्कल के लिए देखते हैं। चलो, सेमी सर्कल के लिए क्या होगा यार, कुछ भी नहीं होगा, देखो सब कुछ वही होगा, डीएल वगैरह सब कुछ वैसे ही होना है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, सिर्फ जो डीएल हमने इंटीग्रेट किया था और जो एल बन गया था वो लेंथ अब आधी हो चुकी होगी। मतलब अगर लेंथ आधी हो गई है तो इट मीन्स ये जो सरकमफेरेंस था जो कि 2πr था, यानी कि ए, वो भी आधा हो गया होगा। इट मीन्स जो अब सरकमफेरेंस है वो सिर्फ π/a बचा है, ये देखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एल को हमने क्या लिखा है, π/r लिखना था, π/a लिखेंगे यहाँ पर। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट को, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a² चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ मैंने एक ए में कर दिया है, तो उसको ध्यान रखिएगा आप। कोई गलती हो जाए तो भाई लोग माफ़ कर देना यार, अभी नए नए हैं, ठीक है, इस काम में। सो मैंने यहाँ पर ए लिखना था, और ए से हमारा कैंसिल हो जाएगा a², एंड देन ये हमारा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट सेमी सर्कल एट द सेंटर इज़ म्यू नॉट अपॉन 4I/a। बात समझ में आ गई होगी, फिर समझाऊँ। जो एल था हमारा अब वो आधा हो चुका है, बिकॉज सर पहले सर्कल था तो एल था, अब सेमी सर्कल है तो l/2 हो जाएगा। एल क्या था, 2πr था, आर क्या है, ए है ना, ए ही तो है यार रेडियस। तो भाई बस रखो यार, खुद सॉल्व करो। अगर यहाँ पे कोई गलती हुई भी है तो खुद सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रिजल्ट ठीक आया है। तो बस यही है, सेमी सर्कल का इतना आ जाएगा। अभी आपको जनरलाइज वे में दिखाऊंगा। पहले अच्छा ये बात और समझ लो कि हमारा जो आया था सर्कल का हमारा आया था म्यू नॉट अपॉन 2I/a। तो अगर मैं इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सर्कल होगा ना, है ना, ये तो सर्कल है, ये पूरा सर्कल है। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास सेमी सर्कल वाला फॉर्मूला बन जाता है। इट मीन्स सेमी सर्कल, देखो, इट मीन्स सेमी सर्कल वाला बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सर्कुलर वाला बी, है ना। तो ये 2 इधर चला जाएगा, और साथ ही साथ मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो भैया सर्कल है उसको वो जो होगा 2 टाइम्स होगा सेमी सर्कल के, ठीक है। ऐसी अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो यार वो भी ऐसे ही कुछ होगा ना, बी सर्कल इज इक्वल्स टू 4, अबे यार 4 भी तो देखो, 4 इंटू बी क्वाड्रेंट, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं कुछ। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। कंक्लूजन मैंने यही निकाल दिया है कि बी सर्कल इज इक्वल्स टू 2 ऑफ बी सेमी सर्कल एंड 4 इंटू बी क्वाड्रेंट। समझ में आ गया होगा यार, क्योंकि देखो क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है, हमारा जो एल होगा वो l/4 हो जाएगा, है ना। पहले l/2 था सेमी सर्कल में एल था, तो अब l/4 हो जाना चाहिए कायदे में, तो क्योंकि ये 4th पार्ट है सर्कल का, है ना। इसको पूरा करूँगा सर्कल बन जाएगा। तो बस इतना सा लॉजिक लगाया और हमको ये पता चल गया कंक्लूजन में, और साथ ही साथ हमें ये पता चल गया कि यार सर्कल का क्या होता है, सर्कल का होता है म्यू नॉट अपॉन 2I/a। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, यहाँ तक तो ये बहुत सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क ऑफ वायर कैरिंग करंट, एक सेकेंड, कैरिंग करंट एट अ पॉइंट P प्लेस एट इमेजिनरी सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा भाई, इमेजिनरी सेंटर से क्या मतलब समझ रहे हो आप।
भाई साहब जब सर्कल था, ये सेमी सर्कल था, ये क्वाड्रेंट था, इन सब का सेंटर था यहाँ पर अब हमारे पास कुछ ऐसा है भाई साहब जो पता ही नहीं है मतलब कहाँ सेंटर होगा इसका, ठीक है ना। तो हम जो सर्कल का सेंटर था वो मान के चलते हैं कि चलो इमेजिनरीली वो यहीं पर कहीं पर होगा ना, अगर मैं इसको पूरा करता हूँ तो, है ना। तो बस उसी हिसाब से हमने इमेजिनरी लिखा है इसको सेंटर ऑफ सर्कल को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब देखते हैं इसमें आगे कैसे करना है। तो इसके लिए हमें एक तो बात बहुत ज़रूरी समझनी पड़ेगी, जैसे हम बोलते हैं आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू आर्क एंगल इनटू रेडियस, ठीक है। अरे मैंने इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोल दिया है, ऐसे सुनो, आर्क एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दोनों बातें ठीक है, ठीक है, पहले भी सही बोला था। तो हमें इसमें क्या मिलता है, देखो यार ये जो हमारा जो मतलब जो भी है ये आर्क है, क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते इसको, आर्क है एक, है ना। तो इस आर्क में हमें सिर्फ इतना दिया जाता है, ये आर्क बनी हुई आती है, और इसका हमें जो सेंटर है ना वो खुद इमेजिन करना पड़ता है कि भाई कहीं पे हो सकता है, कहीं यहाँ सेंटर होगा इसका, ठीक है ना, ऐसे करके। तो इसलिए हमने सिर्फ आर्क बोला है इसको। अच्छा, तो एल लेंथ की हमें आर्क दे रखी है, गिवन क्या है कि एल लेंथ की हमारे पास आर्क है। अच्छा, तो हमने ऐसा ही एक इमेजिनरी सेंटर मान लिया सर्कल का जो होगा भाई यहाँ पर, है ना। साथ ही साथ हमने ये भी मान लिया कि भाई इस सेंटर को ज्वाइन करने वाले दोनों एंड से हमने आर्क को मीट किया है, और सीधी बात है जब रेडियस से हम ज्वाइन करेंगे तो ये ए बैठेगा और ए यहाँ पर 90 डिग्री सबटेंड करेगा, पहले बताया भाई 9th क्लास की ज्योमेट्री, ठीक है। साथ ही साथ हमने एक एंगल ज़रूर लिया जो दोनों आइडेंटिकल रेडियाई के बीच में है। रेडियाई क्यों बोल रहा हूँ पता है ना, एक रेडियस तो रेडियस, दो या दो से ज़्यादा रेडियस तो रेडियाई, ऐसा ही फोकस में होता है, फोकाइज, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या लिया था, देखो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स अगर हम डी एल यहाँ पर लें, यहाँ पर लें, यहाँ बहुत सारे डी एल लें यार, है ना, और फिर ऐसे ही हम ज्वाइन कराते रहें रेडियस इसको, है ना, रेडियस को ज्वाइन कराते रहें तो हमको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री हर बार मिलेगा 90 डिग्री। तो मतलब ये जो साइन थीटा वाला 90 डिग्री था वो तो हमें पता है कि भाई वो पॉइंट पी से जो ये बनने वाली है ए और आई के बीच का एंगल होने वाला है, जो तो हमेशा यार 90 डिग्री रह रहा है। तो इसे तो 90 लिख के 1 कर दो, कर दिया भाई, ये तो चलो ख़त्म हो गया। साथ ही साथ हमारे पास जो एंगल है वो क्या है, एंगल हमारे पास है अब अल्फ़ा, यहाँ जो बचा है ये जो अल्फ़ा एंगल लिया है मैंने, ठीक है। उसका देखते हैं काम कैसे करना होता है। देखिए, जब आपको पता है कि भाई एक डीएल से काम चलने वाला है नहीं, और एक डीएल की वजह से तो मेरे को पता भी है मैग्नेटिक फील्ड क्या निकल रही है, ये निकल रही है भाई साहब, ये है ना। पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करो भाईजान, इंटीग्रेट करो और सारे डीएल्स के लिए निकालो, सारे डीएल्स के लिए निकाली, डीबी को इंटीग्रेट किया, बी आ गया, यहाँ पर डीएल को इंटीग्रेट किया, एल आ गया। एल क्या है, लेंथ है, किसकी, आर्क की। अच्छा, और पहले क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था भाई कि लेंथ क्या होती है, आर्क इनटू रेडियस होती है, ठीक, इतनी बात समझ में आई ना। तो एल को हम क्या लिख सकते हैं, आर्क इनटू रेडियस लिख सकते हैं भाई। तो बस लिख दिया, अल्फ़ा इंटू ए से ए कैंसिल हुआ, और ये अल्फ़ा किसके बीच का एंगल आया है, एंगल बिटवीन बोथ द रेडियाई। इतनी बात समझ में आई। चलो साथ ही साथ अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं बहुत जल्दी से। आई की डायरेक्शन ये थी, पी हमारा पॉइंट इधर था कहीं, है ना। तो रख दो पाल्म, देख लो इनवर्ड आएगी, इनवर्ड आ गई, हाथ रख के देखा, देखो फ़ोन पे हाथ रखे या जो भी टैबलेट यूज़ कर रहे हो। चलो आगे देखते हैं। अब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं और आपको बोलूं कि यार एक आर्क की निकाल दो जिसका एंगल 30 दे रखा है ना, और भाई निकाल के दिखा दो यार प्लीज़ मैग्नेटिक फील्ड, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, बस आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखा दो। आप क्या करोगे, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अल्फ़ा अपॉन 4 पाई ए रखोगे और इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री रख दोगे। अब भाई साहब ऐसे खुश हो गए जैसे पता ही जेई मेंस क्लियर हो गया। ये गलत है, झूठ है, ठीक है। तो भैया ये होता है गलत, ये गलती है आपकी। क्यों, क्योंकि आपने जो ये एंगल रखा है और जो हमने बात कही थी एल इज इक्वल्स टू पाई इंटू सॉरी अरे मिट यार, अल्फ़ा इंटू रेडियस, ये जो हमने बात कही थी भाई, ये जो हमने बात कही थी ये अल्फ़ा इसमें रेडियंस में आएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने, देखो अल्फ़ा इज़ ऑलवेज इन रेडियंस। जो भी आएगा एंगल, आपको अगर 30 डिग्री दे रखा है तो आप पहले उसको चेंज करो रेडियन में, ये डिग्री में नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलो अब हमें पता है कि यार ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मेन है, अब मैं इसको प्रूफ नहीं कर सकता, 180 इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, ये सबको पता है, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और तो अब इसकी भी है वैसे प्रूफ है, मैं बता नहीं सकता पर अभी बहुत टाइम लग जाएगा। खैर 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, तो इस हिसाब से 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। और मान लो
अगर यहाँ पे 1 है और मुझे 30 डिग्री का चाहिए तो बोथ साइड 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करा दो इस वाली इक्वेशन में 30 × 30। बोथ साइड जब 30 से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या मिलेगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 × 30 रेडियंस। और π/180 को जब कट करोगे तो मिल जाएगा π/6। तो ये होता है रेडियन में रखने का फ़ायदा। ठीक है, अब जब आप रेडियन में फॉर्मूले में रखे होगे ना तो यार ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। बस यही करना था हमें। ठीक है, ये तो हमारा जनरलाइज रिजल्ट। अच्छा, अब आगे क्या देखना, अब थोड़ा सा कंक्लूजन देख लो यार। कंक्लूजन में देखो मैंने क्या देखा, अब बहुत ध्यान से देखना, ये आगे लग जाएगा। खैर, सर्कल हमारा अल्फ़ा क्या था 360 था, इसी फॉर्मूले से निकाल के देख रहे हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से, क्योंकि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है तो मुझे किसका निकालना है 360 डिग्री का निकालना है। मल्टीप्लाई करो बोथ साइड यार 360 से, 360 इधर भी लगाओ 360 इधर भी लगाओ। अच्छा 180 × 2 × 360 तो मतलब 2π आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या रखा है 2π रखा है। ऐसे 180 का निकालो, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, तो 180 × बोथ साइड करोगे 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी 90 का भी कर सकते हो आप, खुद करके देखो π/2 आने वाला है। ठीक है, और यही तो हमने पहले निकाला था भाई। मतलब ये जो हमने फॉर्मूला अभी अभी प्रूफ किया है ना अल्फ़ा के साथ, ये हमारा जनरलाइज रिजल्ट है, स्टैंडर्ड है किसी भी क्वाड्रेंट, किसी भी सेक्टर, किसी भी सेमी सर्कल और सर्कल के लिए। ये सब में एप्लीकेबल होगा, बस आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए हमारे थीटा को। ठीक है, रेडियन में दे ही रखा है तो दिक्कत ही नहीं है भाई कोई। सो μ0/2 I/a, μ0/4, μ0/8। ठीक है, ये सब आ गया। ये क्वाड्रेंट का भी निकाल के दिखा दिया, सेमी सर्कल और सर्कल का भी निकाल के दिखा दिया। अब आता है मेन क्वेश्चन जो है हमारा स्पेशल डेरिवेशन कंसेंट्रिक सर्कल्स की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, कंसेंट्रिक सर्कल्स में ये जो डेरिवेशन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल मतलब एक के अंदर एक घुसे हुए सर्कल्स को, है ना, उनकी हमें करंट कैरिंग है वो दोनों, और उनके PO पॉइंट पर जो कि सेंटर पर है, बोथ के जिनका रेडियस R1 और R2 है, उनकी वजह से हमें, उनके करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो देखो यार, ऑन द बेसिस ऑफ करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन के बेस पे हम ये देख सकते हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि देखो इसमें करंट की डायरेक्शन सिर्फ 2 ही टाइप की हो सकती हैं, या तो सेम डायरेक्शन होगी दोनों करंट्स की, या तो फिर अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों करंट्स की। मतलब एक करंट की डायरेक्शन ऐसी और अंदर वाले की ऐसी, या मैं बोल लूँ अंदर वाले की ऐसी और बाहर वाले की ऐसी। मतलब यार देखो, केस तो यही बनेगा ना अपोजिट डायरेक्शन का, है ना, केस तो अपोजिट डायरेक्शन का ही बनेगा। साथ ही साथ इस वाले में अगर मैं देखूँ तो सेम डायरेक्शन का केस बनेगा, मतलब दोनों की इधर हो सकती है या फिर दोनों की इधर हो सकती है। समझे बात को यार, दोनों की इधर हो सकती है या फिर दोनों की ऐसे हो सकती है, अब तो समझ में आ गई। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, सिर्फ 2 ही केस बन सकते हैं करंट की डायरेक्शन के बेस पे, मैग्नेटिक फील्ड के। अच्छा, तो देखो फिर अलग अलग करके देखते हैं और दोनों को अगर मैं अलग अलग करके देखूँ तो डायरेक्शन ड्यू टू बोथ, देखो भाई आई जा रहा है ये R1 ऐसा है, I2 जा रहा है ये R2 ऐसा है। रखो थंब पॉइंट ये है अंदर सेंटर पर, थंब पॉइंट ये है अंदर सेंटर पर। कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, हाथ कहाँ है, हथेली कहाँ है आपकी, इनवर्ड भाई, इनवर्ड है, सही है इनवर्ड है। चलो, मतलब ये हुआ यार कि अगर मैं करंट कैरिंग की इसकी बात कर रहा हूँ तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी दोनों की वजह से, वो दोनों ही की वजह से अंदर जा रही है। मतलब जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगी यार, वो दोनों इनका एडिशन आ सकती है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसकी मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो सेम है ना दोनों की, तो दोनों ही अगर अंदर जाने तो भाई दोनों को ही जोड़ लो, टोटल मैग्नेटिक तो चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें अगर हम बात करें डायरेक्शन ड्यू टू बोथ, अच्छा इसमें यार एक और केस हो सकता है ना कि मतलब दोनों की डायरेक्शन इधर हो जाती, तो उससे क्या होता कि अगर हम देखते तो हमारा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो बस चेंज हो जाती, बट मैग्नीट्यूड सेम रहता, और साथ ही साथ ये भी सेम रहता मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि यार दोनों की डायरेक्शन अभी भी सेम है, तो अगर बाहर आएंगी तो दोनों बाहर आएंगी, अंदर जाएंगी तो दोनों अंदर जाएंगी, बिकॉज करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा दूसरा केस क्या है, डायरेक्शन ऑफ बोथ आर डिफरेंट, मतलब एक की अगर इधर है तो भाई दूसरे की इधर होगी। चलो देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो R1 ये है, पॉइंट ये है, लो भैया I1 ये पॉइंट ये, ठीक है, रख के देखी, हथेली कहाँ गई, अंदर गई, तो मतलब क्रॉस हो गई, इनवर्ड आ गई। ठीक है, आ गई इनवर्ड। अच्छा I2 की अगर देखी, I2 की देखो भाई, रख के ज़रा पॉइंट यहाँ पे है, हथेली वथेली अपनी घुमाओ, हाथ पे मोबाइल पे रखो, देखो ज़रा कैसी जा रही है,
हथेली ऊपर की साइड आ रही है, बिल्कुल मुंह की साइड आ रही है, आपके आंखों में देख रही है हथेली, ठीक है। तो उससे आपको क्या मिलेगा, आउटवर्ड, कि बी क्या हो जाएगा हमारा, आउटवर्ड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इससे क्या होने वाला है यार, देखो ये तो ठीक था क्योंकि इसमें दोनों की डायरेक्शन सेम थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो सम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आएगी प्रॉब्लम, बिकॉज यार इसमें होने वाला है माइनस, क्योंकि यार एक तो ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है। अच्छा, इसको थोड़ा विजुलाइज फॉर्म में देखते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसे। ये देखो, ये मैंने क्या बनाया, छोटा वाला करंट, बड़ा वाला करंट कैरिंग लूप, ठीक है, ऐसे ही इसमें बनाया दोनों में। अच्छा, इसमें आउटवर्ड जा रही थी, आउटवर्ड मतलब ये जो हमने जो यार देखो जो करंट कैरिंग वायर था हमारा, जो ऐसे रखा, सॉरी जो ऐसे रखा हुआ था अभी तक, उसको हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके देखा है, ऐसे करके, ठीक है, साइड से देख रहे हैं भाई इसको, थोड़ा सा ऑब्जर्वर की आँख हमारी कुछ ऐसी इस टाइप की होगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आँख है हमारी ऑब्जर्वर की, तो वो कुछ ऐसे करके देख रहा है, तो उसको दिखाई दिया अबे यार इसमें तो आउटवर्ड आ रही है ना, आउटवर्ड आ रही है, और ये वो जो बड़ा वाला था उसकी वजह से इनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो देखते हैं कैसा होगा। अच्छा, साथ ही साथ इसका विजुअलाइजेशन देखें, देखो इसमें क्या दिखता है, इसमें भी इनवर्ड आ रही है और इस वाले में भी इनवर्ड आ रही है। तो अब आगे देखो कंक्लूजन, तो बी टोटल जो आएगा, बी टोटल कैसा आएगा भाई, बी टोटल आएगा इनवर्ड, टोटल भी तो इनवर्ड ही आएगा ना, देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया है यार, ये नीचे हो जा भाई एक बार, हाँ, बी टोटल इज इक्वल्स टू बी आर वन प्लस बी आर टू, डजेंट मैटर विच वन इज़ मोर पावरफुल, समझे, दोनों में किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बस मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है, ठीक है। और टोटल बहुत ईजी से मिल गया, चलो डायरेक्शन भी मिल गई, दोनों की इन्वर्ट हो गई, और साथ ही साथ ये भी मिल गया। अच्छा, फाइंड करने का भी बता देंगे कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन न लो, पहले हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है विजुअलाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, तो इस वाले में बड़े वाले की तरफ से तो यार इन्वर्ट जा रहा था, छोटे वाले की तरफ से आउटवर्ड जा रहा था, इसका उल्टा भी हो सकता था, है ना, इसका उल्टा भी हो सकता था, ये बाहर आ सकता, इनवर्ट आ सकता था और ये आउटवर्ड आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं। पर दोनों ही केस में ये दोनों माइनस ही होने हैं भाई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है ना। तो देखो बी टोटल मैंने इसमें ऐसे दिखाई है, इसमें दो टाइप की हो सकती है, बी टोटल कैन बी दिस, मतलब इफ़ आउटवर्ड इज़ मोर देन बी टोटल इज़ आउटवर्ड, सही बात है भाई, अगर बी टोटल ज़्यादा होने वाले हैं, है ना, बी टोटल का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है आउटवर्ड का, तो भाई बी टोटल जो होगी आउटवर्ड निकलेगी, है ना, कंक्लूजन में। अच्छा, अब इफ़ इनवर्ड इज़ मोर देन बी टोटल इज़ इनवर्ड, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो, है ना, बी टोटल ज़्यादा होगी तो भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा होता कहते हैं ऐसे। अच्छा, दोनों ही केसों में अगर मान लो बी आर वन बड़ी होती है बी आर टू से, तो भाई बी आर वन माइनस वाले में आगे अच्छा, ये तो बताया ना आपको कि भैया बड़े में से ही छोटा माइनस करते हैं नॉर्मली, है ना। अब इसको आप छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो भाई खपेगा नहीं बिल्कुल, मतलब अजीब सा लगेगा, है ना, साथ ही साथ माइनस साइन भी आएगा आंसर में, ठीक है। तो हम हमेशा बड़े में से छोटे वाले को माइनस करते हैं यार। आपने जब मैथमेटिक्स में एडिशन करा होगा, 800 में से 500 घटाने हैं, तो 500 को ऊपर थोड़ा लिखते हो, है ना, ऐसे करके सब्ट्रैक्शन जब करते हो तो, है ना, 500 में से 800 को थोड़ा घटाते हो जो कि आंसर माइनस में आया आपका, नहीं, बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बी आर वन बड़ा है बी आर टू से, तो बी आर वन पहले लिखा जाएगा, और अगर बी आर टू बड़ा है तो बी आर टू पहले लिखा जाएगा। अच्छा, इससे मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या मतलब, समझ में, मतलब यार कौन सा वाला बड़ा है, आउटवर्ड वाला ज़्यादा है या इनवर्ड वाला ज़्यादा है, हमें नहीं पता कि विच वन इज़ मोर ज़्यादा पावरफुल, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, एक कुछ जुगाड़ लगाया, अभी दिखाता हूँ कैसे। सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, देखो जनरलाइज रिजल्ट लिया, जो हमें यहाँ पर 5 मिल गया था ना, तो अल्फ़ा मिला था, ठीक है, अल्फ़ा मिला था। अब हमने क्या किया, रेडियस ये है, ठीक है, ये पूरा सर्कल बन रहा था। फिलहाल हमने क्या किया था, हमारे पास जो अल्फ़ा था वो रेडियस के बीच की डिस्टेंस थी, बीच का एंगल था, और सर्कल में हमने बताया कि भाई अगर हम सर्कल के 360 डिग्री को चेंज करते हैं रेडियन में तो क्या हो जाता है, वो 2 पाई हो जाता है, मैंने करके दिखाया था, अभी पीछे जाओ भाई, ठीक है, दोबारा नहीं कर रहा मैं। तो सर्कल के हिसाब से 2 पाई रख दिया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हुआ, और ये हमारे पास आ गया, साथ ही साथ लो करके भी दिखा दिया मैंने यहाँ पे, मैं तो भूल ही गया था ठीक है, पाई, अब पाई बाई 80 रेडियन इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, सो अल्फ़ा होता तो अल्फ़ा होता यार, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री कितना हो गया, ऐसे हो गया, तो 2 पाई रेडियन हो गया, 2 पाई रेडियन जब यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई, जिसमें सिर्फ 2 बचेगा। सो बी सर्कल का हमने फिर से निकाल के दिखा दिया यहाँ पे अपने जनरलाइज रिजल्ट से, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने जब पहले केस की बात करी ना भाई,
जब पहले केस की बात करें तो हमें पता चला कि यार B ड्यू टू I1 एंड R1, I1 एंड R1 ये वाला सर्कल की बात हो रही है, वो हमें मिला μ0/2 I1/R1। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल है। ऐसे ही हमारा I2 और R2 की वजह से जो मिला वो हमने कुछ ऐसा लिख दिया I2/R2, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फॉर फर्स्ट केस इन विच बोथ करंट्स हैव सेम डायरेक्शन इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यार देखो सही बात है, एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज हो डायरेक्शन तो सेम रहेगी ना, है ना। तो इट मीन्स क्या है, जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा ऐड ही होगा, चाहे वो इनवर्ड जाए चाहे वो आउटवर्ड जाए। तो बस मैंने यहाँ पे इसको यही करके दिखाया है कि देखो दो केस जो भी बन रहे हैं उसमें मैंने दोनों केस की पॉसिबिलिटी दिखा दी है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो आउटवर्ड आएगी और क्लॉकवाइज जाते हैं तो वो इनवर्ड आएगी। आप रख के देख लो, हाथ वाथ जैसे भी करके देखना है आपको, वीडियो पॉज करो और रख के देख लो। उस हिसाब से हमारा बी टोटल हमेशा एडिशन की तरफ ही जा रहा है, बिकॉज हमेशा डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो बस B I1R1 B I2R2 से ऐड हो जाएगा और हमको ये मिलेगा रिजल्ट I1R1 और I2R2। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम बात करें सेकंड वाले फॉर्म की, तो उसमें यार हम ये नहीं बता पा रहे हैं I1 और R1 देख के, क्योंकि हम पता ही नहीं इनकी वैल्यू क्या है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड वाला, है ना। तो उसके लिए देखो जुगाड़ क्या लगाया था, ये लगाया था, ये देखो इस पर टाइम ज़्यादा ख़राब तो नहीं करना चाहिए वैसे, पर फिर भी देख लो आप बनाया तो। ये देखो इसमें मैंने I1 की डायरेक्शन इधर दिखाई है और I2 की डायरेक्शन इधर दिखाई है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। R1 वाला I1 है, R2 वाला I2 है, दोनों को हाथ रख के मैंने दिखाया कि यार I2 वाले की इनवर्ड जा रही है, I2 वाला क्या है क्लॉकवाइज है, तो उसकी इनवर्ड गई है। और साथ ही साथ जो एंटी क्लॉकवाइज है ना, यानी कि I1 वाला, तो उसकी यार आउटवर्ड आई है। ठीक है, अच्छा अब की बार मैंने I1 की डायरेक्शन चेंज कर दी और I2 की भी चेंज कर दी, दोनों की अपोजिट कर दी। दो ही तो केस बन सकते हैं ना इसके, बट मैं ये बस ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि दोनों ही केस में हमारा जो B है वो माइनस ही होगा भाई। ठीक है, और इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आप I1 और R1 और I2 और R2 वेरी करके दोनों की वो बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, बट हमको ये नहीं पता कि कौन सा वाला ज़्यादा होगा, है ना। तो बोथ, एक मिनट, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक की यार ऐसे जा रही है, एक की ऐसे जा रही है। तो मान लो अगर दोनों ही मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो मतलब जो इनवर्ड वाली थी और आउटवर्ड वाली थी उन दोनों का टोटल मैग्नीट्यूड के बारे में ना कुछ कह के हम ये बोलें कि यार इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड उन दोनों का बराबर है, तो उससे हमें क्या मिलता है, उससे देखो ये हमें ये मिलता है यार, ये देखो कि BI1 = BI2 हो जाएगा, जो कि I1/R1 वाला और I2/R2 वाला, जिससे हमें क्या मिलेगा, बी टोटल तो माइनस हो रहा है ना, तो माइनस कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ये हमारे को 0 मिल जाएगा। एज BI1 एंड BI2 कट्स आउट ईच अदर। ये तो बात ठीक है ना, ये मैंने अभी विजुलाइजेशन करके दिखा दिया था आपको कि यार दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इस वजह से इनकी डायरेक्शन ऐसी है। साथ ही साथ देखो केस क्या क्या हो सकते हैं, केस कितने सारे हो सकते हैं कि I1 बड़ा हो R2 से, है ना, I1 बड़ा हो R2 से, I1 से, ऐसे मतलब कुछ भी बहुत सारे केस हो सकते हैं यार। R1 बड़ा हो R2 से और I2 बड़ा हो I1 से, ऐसे करके बहुत सारे केस हो सकते हैं। मे बी रेडियस बराबर हो और I2 और R1 जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज करें अपना एक दूसरे का। तो ये सब केस हो सकते हैं जो डिपेंड करते हैं कि यार मैग्नीट्यूड कैसा होगा दोनों का इंडिविजुअली। बस हमने अभी तक एक ही केस डिस्कस किया है, जो कि हमने बताया कि यार दोनों बराबर हो तो क्या होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आनी आनी है, बट क्या हो भाई अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, और हर बार तो सेम नहीं आने वाले ना। तो चलो अब जो हर फिजिसिस्ट करता है वो करने वाले हैं एज्यूम मैग्नीट्यूड ऑफ BI1R1 इज़ मोर देन BI2R2। मतलब हमने मान लिया यार, ऐसा मान के चलते हैं, देखो कि विद द पेन B = मान लो x - y है। ठीक है, तो यार जो भी आंसर आएगा, मान लो अगर x बड़ा हुआ तो जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब हमारा जो एजम्पशन है x को बड़ा मानने का वो सही है। और मान लो अगर माइनस करने के बाद हमारा आंसर नेगेटिव आता है, इट मीन्स ये हुआ कि जो भी हमने एजम्पशन किया था x को बड़ा मानने का वो गलत है, बल्कि y बड़ा है। समझ आया? ऐसे ही हमने इसके साथ किया है, मतलब B टोटल = BI1 - B of I2 करा है। हमने ऐसा मान के चले हैं कि यार BI1 जो है ना वो हमारा बड़ा है और BI2 जो है हमारा वो छोटा है। और अगर जैसे ही हमें पता चलेगा कि आंसर निकालने के बाद पता चलता है कि मान लो ये गलत है, तो आंसर हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, वैल्यू जब आप रख के देखोगे फॉर्मूले में और आपको जो कुछ भी मिलेगा, मान लो अगर माइनस आता है तो आप समझ जाना कि यार जो हमने ये वाला एजम्पशन करा है ये गलत है, बल्कि इसका उल्टा सही है और BI2 बड़ा है। या फिर आप एक भी काम और कर सकते हो, दोनों का इंडिविजुअल निकालो और फिर माइनस कर दो,
जो भी बड़ा है उसमें से, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना है, इस वजह से मैंने ये एज्यूम किया है कि यार दोनों में से एक बड़ा है, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन मैंने निकाल के दिखाई दी है आपको। तो मैंने ये माना है फ़िलहाल कि I1 वाला जो कि इन्वर्ट जा रहा था वो मैं बड़ा मान रहा हूँ आउटवर्ड वाले से, ठीक है। अब जब मैंने इन्वर्ट वाले को बड़ा माना यार आउटवर्ड वाले से, तो जाहिर सी बात है जो मैग्नीट्यूड आने वाला है वो इन्वर्ट का ज़्यादा आएगा। तो मतलब जो टोटल मैग्नीट्यूड आएगा बी टोटल का, है ना, और डायरेक्शन आएगा उसका वो इन्वर्ट आएगा, ठीक है। अच्छा कैसे भाई? क्योंकि मान लो अगर इतना सारा इनवर्ड है, ये मैंने बना रखा है यहाँ पे, इनवर्ड अगर बहुत सारा और उसमें से छोटा सा आउटवर्ड कट जाता है तो क्या बचता है? बहुत सारा इनवर्ड बचता है ना। तो इसलिए मैंने इनवर्ड का साइन बनाया, ये गलत नहीं लिखा है, इनवर्ड का साइन है वो, ठीक है। सो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी। और साथ ही साथ हमने जो फॉर्मूला बनाया था ये देखो यहाँ पर है, BI1R1 BI2R2 वाला क्या था, म्यू नॉट अपॉन 2 I1R1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 I2R2 कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन ले लिया, I1/R1 माइनस I2/R2 कर दिया, ठीक है। आप ये फॉर्मूला लगाओ कंसेंट्रिक सर्कल के न्यूमेरिकल में, और अगर गलत होता है, मतलब गलत नहीं होगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आता है तो आप समझ जाना कि यार जो सेकंड वाला था आउटवर्ड वाला था वो बड़ा था, और डायरेक्शन भी उल्टी कर देना, डायरेक्शन के साथ भी माइनस साइन लगेगा तो ये अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। तो बस यही था। अच्छा साथ ही साथ हमने, मान लो अगर मैं इसको B* टोटल बोल दूँ एक बार को, है ना, जो हमने अब ये भी निकाला है BI1 को ग्रेटर मान के वो हमने निकाला B* टोटल, ठीक है, जो इनवर्ड आ रहा है। अब एजम्पशन ये था हमारा, है ना। मान लो सपोज हमारा एजम्पशन गलत हो जाता है, एजम्पशन वी हैड डन गॉन रॉन्ग, ठीक है ना, प्रैंक गॉन रॉन्ग, तो B टोटल क्या हो जाएगा, BI1R1 माइनस BI2R2 हो जाएगा। ऐसा था, मतलब एजम्पशन तो यही था ना, एजम्पशन ये लिखा, बट रियलिटी क्या हो गई भाई, उल्टी हो गई, BI2 ज़्यादा बड़ा है, BI1 छोटा है। तो हमें क्या मिलेगा, BI2R2, ऐसे करके सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे I2 आ गया, R2 आ गया, I1 आ गया, R1 आ गया। बट एक्चुअली हमने जो सॉल्व करा था वो क्या था, उल्टा था, B* क्या था, कुछ ऐसा था, B* ऐसा। और B* बनाने के लिए हमें इस वाली इक्वेशन को सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या हुआ कि B टोटल क्या हो जाएगा, सिर्फ नेगेटिव आएगा। समझ में आया? ये मैंने प्रूफ किया है कि नेगेटिव कैसे आएगा, पहले तो बातों बातों में बोल दिया था, बट अब दिखाया कि नेगेटिव कैसे आया है, ठीक है। कंक्लूजन ये हमने निकाला यार कि सेम मैग्नीट्यूड होंगे, है ना, बट नेगेटिव साइन आएगा। समझे आप बात को? मतलब जो पहले हमने B* निकाला था और जो हमने बाद में B निकाला, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बस जो माइनस साइन आएगा वो क्या करेगा, आपकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो उल्टा देगा। पहले अगर हमने इनवर्ड मान के लगाई थी, तो अब जो डायरेक्शन आ रही है वो आप आउटवर्ड कर दो, अगर आपका आगे माइनस आया है साइन में तो, अदरवाइज सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये सब बेकार की बातें जो ऊपर लिखी है मैंने। अच्छा फाइनल टच में देखिए हमने क्या लिखा है कि मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स के लिए हमने जो फॉर्मूला अभी डिराइव किया है हाथ के हाथ, वो बिल्कुल ज़्यादा सही है ना। और अगर माइनस आता है बाहर तो भैया बस डायरेक्शन उल्टा दो और कुछ मत करो, मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही हो गया। साथ ही साथ ये भी अब इतना करने के बाद याद रख लो यार, सर्कल वाले में क्या होता है कि जब सर्कल की बात होती है ना, और क्लॉकवाइज कुछ भी चलता है, क्लॉकवाइज करंट चलता है और सेंटर पर ही बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो आप ये रट लो भाई, इनसाइड ही आएगी। हाथ वाथ रख के देख लो, पाम रूल लगा के देख लो, इनसाइड आएगी, ठीक है। ये कंक्लूजन होते हैं जो निकलते हैं। अच्छा साथ ही साथ अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो फिर आउटवर्ड जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं भाई न्यूमेरिकल पे, जो बहुत ही सही न्यूमेरिकल दिए हैं, मज़ा आ जाएगा करके, तो चलो करके देखते हैं। अब देखो सारे फॉर्मूला वगैरह तो मैं बता चुका हूँ, ये जा रही थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन, ये जा रही थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन, ये एक सेमी सर्कल है और ये वाला भी एक सेमी सर्कल है। तो चलो फाइंड करके देखो, बी नेट ऊपर, जल्दी से फाइंड करके देखो। 3-4 सेकंड दे रहा हूँ आपको क्योंकि ये वीडियो है भाई, पॉज हो सकती है, लेक्चर तो है नहीं। चलो 1 2 3 4 5, चलो हो गया 5 सेकंड, हम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पहले अब सेमी सर्कल का निकाल के देखते हैं, क्योंकि भाई तुमको भी दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इनकी वजह से देखते हैं पहले कि क्या डायरेक्शन और क्या मतलब होने वाला है। तो देखो डायरेक्शन तो पहले मैं क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको ठीक से। ये डायरेक्शन हमारी करंट की जा रही है इधर और इस वाले में जा रही है इधर, मतलब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो हमारा जो 2 सेमी सर्कल्स हैं उनके लिए सेमी सर्कल की फाइंड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट, ये मतलब क्वाड्रेंट नहीं, आर्क वाला जनरलाइज रिजल्ट था, इसमें अल्फ़ा हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये रेडियन में होगा। तो भैया यहाँ पे देखो सेमी सर्कल में तो हमें पता है, सेमी सर्कल में तो ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है ना। तो बस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन हमें पता ही होता है, तो पाई रेडियन मतलब सीधा सीधा पाई रख देंगे।
जब अल्फ़ा की जगह पाई रखेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास सेमी सर्कल का μ0/4 I/r। ठीक है, साथ ही साथ दोनों के लिए देखो यार, दोनों में आई तो सेम है ना भाई, आई तो सेम है। तो पहले तो ये बताओ कि जब दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो भाई माइनस होनी है, ये तो पता है सबको कि भैया डायरेक्शन एक इसकी यहाँ जा रही है, एक इसकी यहाँ जा रही है ना। और हमारे कंक्लूजन के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज है तो भाई साहब आउटवर्ड आ जाएगी, है ना, और क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड आ जाएगी। चलो, मतलब ये है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी टोटल दोनों सेमी सर्कल्स की वजह से वो हमेशा माइनस होगी, है ना। पर अब ये भी देखना है ना कि भाई जब माइनस करने वाला है तो बड़ा कौन सा है, फिर वही वाली बात आ गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्यों, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास दोनों ही चीज़ें अलग थी, I1 और R1 था और I2 और R2 था। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पर I सेम है, I तो सेम है दोनों में, बट बस R1 और R2 में ही तो डिफरेंस है। तो भाई देख लो यार, तो देखो जब हम R2 की बात करते हैं तो I/R2 आ जाएगा और R1 की बात करते हैं तो I/R1 आ जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ ये भी देख लो यार फिगर में थोड़ा सा कि I1 कौन सा है और R2 कौन सा है। R2 छोटा वाला, I1 बड़ा वाला। चलो ठीक है, देख लिया। अच्छा, अब हमें पता है कि यार जो हमारा फॉर्मूला है ये वाला, इसके हिसाब से हमें दिख रहा है कि अगर हम करंट कांस्टेंट रख रहे हैं जो कि है ही कांस्टेंट, तो उसके हिसाब से B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बचता है सिर्फ R के। इसका मतलब क्या हुआ भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो हाइपरबोला बनेगा। खैर उस बात को छोड़ो, फिलहाल आपको ये देखना है कि R1 और R2 हम आपके पास दो चीज़ें हैं, तो आप कैसे कंसिडर करोगे। देखो यार, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, किसी भी चीज़ का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि ये छोटी होगी तो ये बढ़ेगा, मतलब ये डिक्रीज़ करेगी तो ये बढ़ेगा। अच्छा, इस हिसाब से तो यार R2 जो है ना वो छोटी है R1 से, इट मीन्स जो B2 होगा वो बड़ा होगा B1 से। समझ आया? दोबारा सुन लेना, रिपीट करके पीछे करके 10 सेकंड वीडियो, ठीक है। दोबारा बताऊँगा यार, वीडियो फालतू में लंबी हो जाती हैं ज़्यादा समझाने के चक्कर में। सो B2 इज़ ग्रेटर देन B1, हाउ, बिकॉज R2 इज स्मॉलर देन R1, क्योंकि R1 बड़ा है तो B1 छोटा होगा, R2 छोटा है तो B2 बड़ा होगा। समझ आई इतनी बात? तो मतलब जब B2 हमारे पास बड़ा आ ही गया तो भाई B टोटल निकाल लो, B2 माइनस BR2 माइनस BR1 करके निकाल लोगे, आई बाहर आ जाएगा, 1/R2 माइनस 1/R1 ये आ जाएगा। अच्छा, ये निकाल दिया आपने फॉर्मूला, बढ़िया, बहुत अच्छे से ड्राइव कर दिया। डायरेक्शन बता दो इसकी अब जरा एक बार, लो डायरेक्शन दोनों का रखो, एक में करंट इधर जा रहा है, एक में करंट इधर जा रहा है। इसका क्या होगा, हमने बता ही दिया था यार, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ये वाला, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो कैसी आएगी डायरेक्शन, आउटवर्ड आ जाएगी। ये वाला कैसा चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो इनवर्ड आ जाएगी डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, और बड़ा कौन सा है, बड़ा है इनवर्ड, अभी बताया ना BR2 बड़ा है, तो BR2 जब बड़ा है तो फिर टोटल की डायरेक्शन क्या होगी भाई साहब, इनवर्ड ही तो होगी। बड़ा इनवर्ड में से छोटा सा आउटवर्ड काट दोगे तो इनवर्ड ही तो बचेगा ना, ठीक है। ऐसे समझा करो यार इन चीज़ों को, ठीक है ना। ये डिब्बे देख के हंसना मत, ये फिजिक्स ऐसी होती है असम्पशंस पे। खैर, अच्छा, हमने सेमी सर्कल्स का तो निकाल दिया, साथ ही साथ हमारे पास ये भी तो बचे हैं ना, तो हमारी जो फिगर थी उसमें ये दो लाइनें भी तो है ना घोड़े की नाल जैसी, तो ये जो लाइनें हैं इनमें कैसे निकालना है भाई। करंट कैरिंग वायर का याद होगा, यहाँ पे P पॉइंट था, ये जो थीटा था, ये थीटा था हमारा DL और इसके बीच में। और अब अगर हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे ये जो पूरा है ये DL है, इसके बीच में और पॉइंट के बीच में एंगल बताना है। बताओ ज़रा एंगल भाई, अगर पॉइंट यहाँ पर होता तो ये आप 90 कह सकते थे, अगर पॉइंट यहाँ पर होता 90 से थोड़ा ज़्यादा होता, अगर पॉइंट यहाँ पर होता कुछ और ज़्यादा होता, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इस वाले से तो 180 डिग्री बन रहा है, साथ ही साथ इस वाले से 0 डिग्री बन रहा है। ये यार देखो, समझो थोड़ा सा इस बात को कि अगर पॉइंट हमारा यहाँ पर होता 90 डिग्री बोलते, थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा होता, मतलब मान लो 120, और थोड़ा ज़्यादा होता 160, और थोड़ा ज़्यादा हो गया 180, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 180 हो गया। सिमिलरली अगर मैं पॉइंट यहाँ पे करता तो ये 90 डिग्री होता, थोड़ा सा कम करता 45 मान लो, थोड़ा सा और कम करता 30 मान लो, और कम कर दिया तो 0 डिग्री। आया समझ में? तो एक से 0 मिल रहा है, एक से 180 मिल रहा है। और कमाल की बात यह है कि साइन थीटा में दोनों ही केस में हमें 0 मिलता है, तो इट मीन्स दोनों स्ट्रेट वायर्स के अलोंग जब भी पॉइंट रखा जाएगा, किसी भी स्ट्रेट वायर के अलोंग जब भी पॉइंट रखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप पॉइंट रख दोगे तो 0 होगी मैग्नेटिक फील्ड भाई, ठीक है। तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ पर मैंने रख के दिखाया, देखो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी आपको, ये सब
पॉइंट में लिख दिया है जिससे कि आपको नोट्स में हेल्प मिल जाए। कंक्लूजन इज इफ़ बाहुबली कंक्लूजन इफ़ पॉइंट इज़ अलॉन्ग द वायर देन बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो ये है 2D आर्क। 2D आर्क में देखो कैसे होना है, दो हमें बस आर्क दे रखी थी, हमें कोई पॉइंट वन नहीं दे रखा खुद। ये हमने एज्यूम किया इमेजिनरी सर्कल का पॉइंट जो मैं बता रहा था सेंटर। ठीक है, इसके लिए हमने एक थीटा बनाया है इधर। अच्छा, छोटे वाले की ए रेडियस है, बड़े वाले की बी रेडियस है और करंट सब में सेम है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। साथ ही साथ ये हमारे को दो स्ट्रेट वायर, एक मिनट, ये हमको दो स्ट्रेट वायर भी दिख रहे हैं। ठीक है, और ये जा रहे हैं इस साइड। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। वीडियो पॉज करके खुद भी देख लो यार एक बार सॉल्व करके, भाई समझ में आएगा। पिछले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया अभी आपने, समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी देखो यही लग रहा है, क्योंकि ये इसके अलोंग द वायर है तो सीधा सीधा मैं बी लिख दूँ 0 स्ट्रेट वायर्स की वजह से। बचा क्या, बचा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले दो आर्क्स। ठीक है, अच्छा ये आ गया क्लॉकवाइज, ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला ऐसे क्लॉकवाइज। चलो सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं, हमारा कंक्लूजन यही था। क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड हो गई, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड हो गई। ठीक है, लिख दिया। तो भैया इनवर्ड और आउटवर्ड पता है अब, तो भैया बड़ी कौन सी होगी। अब जब भैया दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है तो ये तो बात सही है कि बी टोटल जो होगी वो माइनस होने वाली है ना। बी ए के थ्रू माइनस बी के थ्रू, या बी ए आगे आ सकता है, बी ए पीछे आ सकता है, ऐसे ही तो कुछ हो सकता है ना। तो ये देखो कैसे, एज आई इज़ कॉन्स्टेंट इन बोथ देन बी इज़ ग्रेटर देन ए। ये तो आपको भी पता है भाई, देखने से लग रहा है ना कि इस फिगर में एक काली काली लाइन आ जाती है। एक तो इस फिगर में हमारे पास बी ज़्यादा है ए से। ठीक है, तो अब हमको तो पता है भाई साहब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये जो डिस्टेंस के। डिस्टेंस हमारा कम कौन सा वाला है, ए कम वाला है, ए इज़ लेस। ठीक है, ए इज़ लेस, इट मीन्स बी बिकॉज ऑफ ए इज़ ग्रेटर। इतनी बात समझ में आ गई भाई लोग, समझ में आई नहीं आई। ठीक है, अब देखो अगला। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से वही वाली बात आई, जब आर्क है ना, आर्क है यहाँ पे थीटा आ गया है, तो देखो हमने क्या किया है, इसी फॉर्मूले को यार देखो मैंने थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है। जो हमने अभी फॉर्मूला प्रूफ किया था जिसमें हमारा जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा हमारा रेडियन में था ना, तो मैंने उसको परमानेंटली थीटा में कर दिया है। अब देखो कैसे, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, पता है आपको। 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। तो थीटा डिग्री कितना हो जाएगा, थीटा इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सीधा सीधा इसकी जगह ये रख दिया यहाँ पर, क्योंकि रेडियन में जो रखना है तो बस ये रख दिया मैंने। तो अब मैंने जो फॉर्मूला चेंज किया है उसके हिसाब से ये देखिए, उसके हिसाब से आई हमारा इधर जा रहा है, ये वाला आई हमारा इधर जा रहा है, ए ये है, बी ये है। भाई साहब ये खुद देख लेना यार, ये दोनों बराबर बन गए हैं, बी एक्चुअली बड़ा है। ठीक है ना, तो आपको ये खुद देखना पड़ेगा, ये वाला बी होगा, ऐसा ऐसा ठीक रहेगा थोड़ा। अच्छा देखिएगा कि जो हमारा थीटा है वो मैंने ऐसे कुछ रखा है, ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या है अब थीटा में आ जाइए, ये सब रेडियन में रखना है ना हमने। तो थीटा डिग्री कितना होगा, थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा भैया, पाई और 180 ये दोनों तो कांस्टेंट है। अब आपको हर बार बस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा ना, सिर्फ थीटा रखना होगा। मतलब अगर 30 डिग्री रखा है 30 डिग्री रख दो, सीधा सीधा रख दो 30, आंसर मिलेगा, क्योंकि हमने पहली फॉर्मूले में इसको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, सिर्फ थीटा को चेंज किया गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डिग्री में रखना है। ये पहले हम रेडियन में रख रहे थे, अब हमें डिग्री में रख सकते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन हुआ है फॉर्मूले में। ठीक है, आप पिछले वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, तो हमने बता दिया था कि कौन सा वाला बड़ा होगा। ठीक है, थीटा इज़ इन डिग्री, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तो ये आ गया 1/4, ये आ गया थीटा यहाँ पर, साथ ही साथ 1/a 1/b। ठीक है, क्योंकि 1/a वाला जो हमारा b था वो बड़ा था, इसलिए 1/a पहले आया है। अच्छा, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड के बारे में आपने सुना होगा, पर यार देखो एक तरीका और ऐसे करने का, ये यूनिटरी मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि हम अल्फ़ा, देखो हमने लिखा है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होता है ना। अगर हम सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कल का फॉर्मूला हमने ये प्रूफ किया था बायोट-सैवर्ट से, और इसमें क्या होता है, अल्फ़ा कितना था इसमें 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई था इसमें, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 पाई था। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इतनी आई। ठीक है, 2 पाई रेडियन पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड, 1 रेडियन पे कितनी आएगी, दिस डिवाइड बाय 2 पाई मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी।
थीटा रेडियन पे कितनी आएगी, बोथ साइड थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इतनी रेडियन आ जाएगी, इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, है ना, इतनी टेस्ला। तो साथ ही साथ पी ए हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और बी को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समझे। पर इसमें क्या दिक्कत है, जो ऊपर फॉर्मूला था उसमें ये था कि जो हम थीटा रख रहे थे वो थीटा सीधा हम अब थीटा डिग्री में डाल देते थे। पर इसमें क्या हुआ, थीटा अभी भी यार रेडियन में चल रहा है, इसलिए यूनिटरी मेथड को हम नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आया आपको, कोई फ़र्क नहीं है इसमें जो हमने सॉल्व किया, इसमें अब हमको सिर्फ थीटा रखना है। और इस वाले मेथड में अभी भी हमको जो थीटा है उसको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, इस वजह से दिक्कत आएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में ऑलवेज यार रेडियन में दिया ही नहीं होता, थीटा ही दिया गया होगा गलती करवाने के लिए आपसे। तो ऊपर वाला फॉर्मूला बेस्ट है, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्ट थीटा रख सकते हो। अच्छा, ये थोड़ा सा बस एक रिवीजन है, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन आया बोर्ड का वो इसमें हमारे पास इसमें सेमी इन्फिनिट वायर का यूज़ हुआ है, जिसमें मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि भाई ये जो हमारा वायर बन रहा था उसमें ऐसा कुछ था, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 थे जो कि दोनों अपोजिट लिए गए थे, इस साइड, और ये हमारा दोनों एंड थे, जिसमें हमने एक एंड को इन्फिनिट मान दिया था, और ये वाला जो इन्फिनिट माना था उसका एंगल एंड पे जोड़ने के बाद 90 बैठ रहा था। ठीक है, और एक एंड को हम फिक्स रख रहे थे जिसका ये वाला 0 हो गया, क्योंकि भाई ये है ही नहीं, है ना, पर ये तो है, ये 90 बैठ गया था। अब ये 90 क्यों है, ये पैरेलल लाइन्स मीट एंड इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए पहली वीडियो देखिए। खैर फिलहाल तो दूसरा हमने ये सॉल्व करके दिखाया था, और इससे हमें मिल गया था b = μ0/4πi/a, ये सेमी इन्फिनिट वायर का था। ठीक है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन आ गया, ये देखिए। हाँ क्वेश्चन ये है, ये देखिए, ये दे रखा है कि एक वायर, देन अ सेमी सर्कल, देन अ लॉन्ग वायर। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। डायरेक्शन देख लो यार मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन देखो, इस वाले की वजह से कैसी आ रही है, इस वाले करंट की वजह से पॉइंट इधर है, रख के देखो करंट इधर, पॉइंट इधर, हथेली कहाँ, अंदर, इनवर्ड आ गई, ठीक है, आ गई। और स्ट्रेट लाइन की वजह से, अभी हमने बताया कि स्ट्रेट लाइन की वजह से जो हमारा वायर था उसका ये आ गया था मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन मिल गई, ये मिल गया। ठीक है, इसकी वजह से देखो पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है यार, फिर से वही वाली बात, डिग्री बनेगा, क्या बनेगा जब हम बायोट सेवर्स लगाएंगे, इसमें तो नहीं बनेगा, अलॉन्ग द वायर है तो बी कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। थर्ड वाला देखो बहुत जल्दी से, फिर न्यूमेरिकल्स आने हैं जी लेवल के। तो ये देखो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का आप यहाँ से निकाल लोगे यार, यही वही 5 चेंज करके 5 रेडियन, हाँ, पाई रेडियन = 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री तो बन रहा है यहाँ पे, पाई रेडियन ही तो लिखेंगे, तो अल्फ़ा की जगह पाई रख दो, तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा तो ये आपका आ जाएगा μ0/4 I/a। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, टोटल कैसा आएगा, अच्छा इसकी डायरेक्शन निकाली आपने, इसकी डायरेक्शन निकाल के देखो जल्दी से, DL की I की डायरेक्शन इधर है, R आपका ऐसा कुछ आ रहा है जिसमें पॉइंट यहाँ पर होगा, रख के देखो हथेली यार, अंगूठा इधर होना चाहिए, सारे बाकी उंगली इधर होनी चाहिए, पाम किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, इट मीन्स इनसाइड होगी, इनवर्ड, इससे भी इनवर्ड, ऊपर वाले से भी इनवर्ड आई थी, और बीच वाले की तो आई ही नहीं थी, 0 आ रही थी, बस दोनों का एडिशन हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, समझ आया होगा। अब आते हैं जे लेवल के न्यूमेरिकल्स। यार देखो ये न्यूमेरिकल मैं बोलूँगा कि मत छोड़ो, पूरा चाहे कंटेंट मत देखो, अगर आपने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं तो ये न्यूमेरिकल ज़रूर देखो, इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे, छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ आइडेंटिकल चार्जेस P1 एंड P2 एट 2 सेकेंड, एज्यूमिंग दैट चार्ज वाज 0 व्हेन स्टॉप वाज स्टॉप। मतलब लैंग्वेज देख रहे हो। अब बताओ तुम कैसे सॉल्व करोगे यार इस क्वेश्चन को। एक डायग्राम दे दिया, उसमें इन्होंने दे दिया है कि, एक मिनट पेन ले लूँ, P2 यहाँ दे रखा है, P1 यहाँ दे रखा है, एक बात दे रखी है कि ये आइडेंटिकल है, इट मीन्स P1 और P2 सेम होंगे ना, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, चार्ज सेम होगा, खुश हो जाओ। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि चार्ज से तो आप चार्ज तो रख ही नहीं रहे हो इतनी देर से, मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज का तो मतलब ही नहीं रख रहे आप तो बस करंट रख रहे हो। तो यही होता है, ये फांसते हैं ना, ये आपको ऐसे फांसते हैं। ठीक है, तो ये देखो अच्छा करंट देखो ज़रा कैसे दे रखा है, करंट इनवर्ड दे रखा है, करंट आउटवर्ड दे रखा है, वाह, समझ रहे हो। और ये जो है ए डिस्टेंस है दोनों P के बीच में, डी डिस्टेंस है दोनों P के बीच में, और ए डिस्टेंस है P से लेके पॉइंट के बीच में, I के बीच में। अब बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ आइडेंटिकल चार्जेस P1 एंड P2 एट टाइम 2 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है, एज्यूमिंग दैट चार्ज वाज 0 व्हेन स्टॉप वाज स्टॉप। वाह भाई,
स्टॉप वॉच भी चला ली, चार्ज जीरो भी हो गया जब कुछ चालू नहीं हुआ था। चलो पहले तो भैया डायरेक्शन देख लेते हैं, जो हम कर सकते हैं, हमें जितना आता है पहले वो देखते हैं। हाथ रख के देखो, ये अगर इन्वर्ट जा रही है ना, तो देखो ज़रा करंट की और डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन है इनवर्ड, ये इधर जा रही है, इट मीन्स बी कुछ होगी ऐसे। भाई साहब ये ध्यान रखना, ये इन्वर्ट जा रही है, ये इन्वर्ट जा रही है भाई साहब। अंगूठा पूरा घुसा दो, कॉपी के अंदर छेद कर दो, ठीक है। उसके बाद पी की तरफ उंगलियां करना सारी, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि कैसे बी इस साइड आ रही है, बी ड्यू टू P2, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये आ गई कि आउटवर्ड आई ऐसे आ रहा है। अंगूठा बिल्कुल हवा में होना चाहिए, कॉपी में बिल्कुल खड़ा करके हाथ रखो, ठीक है। और पी की तरफ पॉइंट करो, ऐसे उंगलियां सारी पी की तरफ होनी चाहिए। आई हमारा ऊपर की साइड, हमारी आंखों की साइड आई होना चाहिए, ठीक है। करंट आपने थंब रख दिया, साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि पी ऐसा कुछ आ रहा है और इससे कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा पेपर पे, क्योंकि भैया ये तो हो गए, है ना। अब साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि भैया ये परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा, मतलब करंट अगर ऐसा जा रहा होगा अंदर और करंट अगर ऐसा आ रहा होगा बाहर, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पेपर पर ही हो सकता है। खैर वो सब बात की, हमें मिल गया यार पी की वजह से, P1 की वजह से ऐसी होगी, P2 की वजह से ऐसी होगी, और दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये भी 90 डिग्री है। यही तो होता है जेई में, बस 9th क्लास के कॉन्सेप्ट लगते हैं। ये देखो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों होंगी पैरेलल लाइंस, ये भी हैं दोनों पैरेलल लाइंस। तो जब ये भी 90 तो ये भी 90 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं शायद इन्हें, ठीक है। तो ये सब मिल गया आपको। अच्छा जब ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो कैसे निकालेंगे इनका मैग्नीट्यूड? वेक्टर एडिशन से। ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई। तो चलो कर लो फिर वेक्टर एडिशन। अच्छा वेक्टर एडिशन आता नहीं है, लो तो सीखो फिर। हम जब दो वेक्टर होते हैं, थीटा एंगल बनाते हैं एक दूसरे के बीच में, तो उनका रिजल्टेंट कुछ तीसरी लाइन देता है जो कि ट्रायंगल बनता है। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा थर्ड साइड होता है ट्रायंगल की, अगर हम वेक्टर्स मान रहे हैं बाकी दो साइड्स को। तो साथ ही साथ इसी लाइन को हम अगर ओरिजिन से बोलें तो क्या कहते हैं, पॉइंट से बोलें, जो कॉमन पॉइंट था उससे बोले, तो हम उसको कुछ ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो ये बनाई मैंने, ठीक है। तो भाई इसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, R = मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस, समझ रहे हो, कॉस थीटा, ठीक है भाई। अच्छा अब फिलहाल जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड वाला सीन है ये वाला, इसमें हमारे पास क्या है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, और यहाँ पे लगता है cos 90 की वैल्यू 0, लग गई ट्रिग्नोमेट्री। अब बोलो नीट वालों ठीक है, मैथमेटिक्स लगती है भाई हर चीज़ में यार, पढ़ लिया करो इसलिए मैथमेटिक्स। खैर तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने पहले वाले का भी करना है एडिशन और सेकंड वाले का भी एडिशन करना है, और ये पूरी चीज़ तो हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री है। कितना ईजी क्वेश्चन है ना, देखो बेटा आ गया अभी। तो रिजल्टेंट क्या आ गया हमारा, B नेट = मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P1 का स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P2 का होल स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर किया, ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो भाई। अच्छा एज P1 एंड P2 आर आइडेंटिकल्स लेट देम Q, सही बात है भाई, दोनों बराबर ही तो हैं, तो ले लो फिर Q। तो ये हो गया 2 × BQ²। इतनी बात समझ में आई? आ ही गई होगी ठीक है। अच्छा अब इन दोनों में जब 90 डिग्री था तो हमने रिजल्टेंट फाइंड कर लिया है, B नेट आ गया है 2BQ², ठीक है। साथ ही साथ अगर हम चाहते हैं तो हम इसका ये भी बता सकते हैं कि यार ये कितने एंगल पे बनाएगा, मतलब किसी एक से बनाएगा। देखो ये सब स्लोप होते हैं, ये स्लोप निकालने पड़ते हैं जब हम ग्राफिंग वगैरह करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं स्लोप्स, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों वेक्टर्स को अपोजिट में रख देते हैं, एक को हम y मानते हैं, एक को x मानते हैं, दोनों को ऐसे कर देते हैं काट फूट के जो भी आता है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 45 डिग्री पे कट करेगा, ठीक है। खैर अच्छा मेन मुद्दा क्या था हमारा, ये था कि भाई चलो B नेट तो निकल गया, मगर वो क्या था, वो जो टाइम 0 जो रखा वो क्या, देखो भाई जब स्टॉप वॉच स्टॉप्ड है इट मीन्स टाइम 0 है उस टाइम पे, ठीक है ना। वैसे तो एब्सोल्यूट 0 का भी टाइम हुआ नहीं अभी तक, हम मानते हैं। खैर तो जब टाइम 0 था स्टॉप वॉच के हिसाब से, तब Q भी 0 था, तो हमें फाइंड करना है Q जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से हमने क्या बताना, मतलब हमने मान लिया कि चलो मान लो 2 सेकंड पे टाइम जो होगा वो Q होगा। अब Q की भाई जरा वैल्यू निकाल के देखते हैं।
कैसे निकालेंगे? ऐसे नहीं कि भाई ये क्यों रख दिया, ऐसे टी रख दिया। देखो यार, हमें करंट का फॉर्मूला पता है। क्यों? क्योंकि हमारे इस फॉर्मूले में करंट आएगा, है ना। अरे बी की में करंट आता है ना, बी में तो करंट आता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन साइन थीटा, जो भी है उसमें आई तो आता है ना, तो उसकी तो फॉर्म में देखेंगे। और आई क्या होता है? करंट फ्लोइंग, या मैं बोलूँ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। तो बस करंट को हम लिखते हैं Q बाय टी, या हम इसको छोटे में लिख सकते हैं dQ बाय dt। तुम ही देख लो यार, टाइम कितना बड़ा दे रखा है, 2 सेकंड का तो जरा सा टाइम है, तो उसके लिए हमने dt का यूज़ किया है, ठीक है। अब फिर से लगेगी मैथ। देखो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू डी टी कर दूँ उसको, आई इंटू डी टी कर दिया, डी क्यू कर दिया। अच्छा कर दो इंटीग्रेट। टाइम का तो है पता है हमें, लिमिट्स पता है 0 से 2, और इसकी हमने लिमिट लगा दी 0 से Q, जो भी आएगा मतलब Q मान के चलेंगे उसको, है ना, कि 2 सेकंड पे हमने मान रखा है, मान लो Q आ जाता है चार्ज, ठीक है। इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया भाई? आई बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा? देखो यार, अगर इंटीग्रेशन टी का होता और डी टी लिखा होता तो भाई साहब फॉर्मूला लगता है t² अपॉन 2 बन जाता है ये। पर अगर मान लो x लिखा है ना, और डी वाई हो रहा है, तो भैया x एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और किसका इंटीग्रेशन होगा? सिर्फ डी वाई का, और हम पे मिलेगा वाई एक्स इंटू वाई, क्योंकि डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा। ऐसे ही आई बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन किसका हुआ? डी टी का, जो कि टी हो जाएगा, ठीक है। और टी में हम लिमिट लगा देंगे, टी में लिमिट लगाई हमने 0 से 2, तो मतलब 2 माइनस 0 विच विल बी 2। अच्छा यहाँ पे हमने लगाया था Q माइनस 0, Q माइनस 0 करके हमने Q लगा दिया, तो Q मिल गया हमें। और I की वैल्यू क्या मिल गई? I की वैल्यू मिल गई हमें Q बाय 2, ये निकालना था, समझे। और अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स, ये देखो P2 की निकाल लेते हैं, P1 की तो सेम ही आनी है ना, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी दोनों की क्या कहते हैं अपोजिट आ रही है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट नहीं आ रही है एक्चुअली, एक की डायरेक्शन ऐसी थी, एक की डायरेक्शन ऐसी थी, तो रिजल्टेंट हमारा कुछ ऐसा आया था ना, है ना। तो बस हमने उसको यूज़ किया है। तो देखो अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ P2 की हमने वैल्यू निकाली है, आइडियल साइन थीटा वगैरह करके, है ना, और ऐसी हमने B1 की वैल्यू निकाली है, और दोनों ही आपको पता है सेम आने वाली हैं, BQ के बराबर हैं दोनों, है ना। तो बस ये हमने फाइंड कर लिया है BQ, और नेट BQ क्या था? 2 इंटू BQ² था, है ना। तो 2 इंटू ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जो हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है ना। कोई सी भी लगा सकते हो आप, P1 लगा लो या P2 लगा लो, दोनों है तो सेम ही, पर ट्वाइस ऑफ BQ हो जाएगा, बी नेट, तो जो हमने अभी फाइंड किया था पहले वेक्टर एडिशन से, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, आई की जगह Q/2 फाइंड कर देंगे, बस इतनी सी बात करनी थी यहाँ पे, उसके लिए इतना झोल हो गया था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक 2 यहाँ से कैंसिल कर दिया है, और हमें फॉर्मूला ये मिल गया है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी यार इसमें? देखो बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब इजी तो क्वेश्चन था ही, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना था, लैंग्वेज समझनी थी वो क्या कहना चाह रहा है। वो बस करंट को रिलेट कराना चाह रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को, उन्होंने करा दिया। उनको पता था कि करंट जो होता है वो DQ अपॉन DT होता है, उन्होंने करा दिया, ठीक है। ऐसे सॉल्व करने होते हैं भाई, कर लोगे बहुत ईजी हो जाता है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान दो, लैंग्वेज पे ध्यान दो, क्या क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, उनको साइड में लिखो फिर सॉल्व करो। खैर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यार देखो इस क्वेश्चन में आपको बहुत मतलब कुछ भी नहीं दे रखा, बस इसमें लिखा हुआ है फाइंड बी नेट एट O, ठीक है। अब हमें खुद देखना पड़ेगा कि O के पास क्या क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल बन रहा है, एक ऐसे कुछ, देखो डायरेक्शन देखो इसकी, अगर ये X और ये Y है और ये दोनों पेपर पर हैं, तो Z कैसा होगा? ऐसा मत बनाओ यार, ऐसा मत बनाओ, ऐसा बनाओ, इनवर्ट जाता हुआ, ठीक है। और ये वाला क्या था, इसको भी आप ऐसे मत बनाओ भाई, है तो ये भी Z ही, लेकिन इसको ऐसे बनाओ डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है, आउटवर्ड आता हुआ। समझ में आया कैसे लिखा है क्वेश्चन? अब बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पहले कर रहे थे, बस ये थोड़ा सा चेंज आ गया इसमें, ठीक है। और X Y और Z आ गए क्योंकि, तो इसलिए अब हम वेक्टर डायरेक्शन से कंसिडर करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेक्टर्स की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, फिर बोल रहा हूँ, और इसको थोड़ा समझ लो क्वेश्चन को, ये दिख कैसे रहा है और बना कैसे है, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0 पे ऐसे कुछ, और ये क्रॉस पे हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट पे। चलो आगे दिखाता हूँ। देखो पहले अगर मैं B1 की बात करूँ जो कि हमारा कुछ ऐसा जा रहा था, और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो देखो आई की डायरेक्शन है इनवर्ड, ठीक है, आई की डायरेक्शन है इनवर्ड इनसाइड द पेपर, तो बस मैंने रख दिया अपना हाथ इनसाइड द पेपर, पाम देखा तो यार ये नीचे की साइड आ रहा था, और हमको पता है कि जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ए के
और इस वाले आई के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होती है तो भाई नीचे आ गई, परपेंडिकुलर होगी इससे भी और परपेंडिकुलर होगी इससे भी, दिख नहीं रही है लेकिन है ये परपेंडिकुलर, ठीक है, दिख रही है बिकॉज ये तो इनवर्ट जा रहा होगा ना भाई, और ऐसे करके आ जाएगी। खैर डाउनवर्ड। अच्छा, अब ये बात जानने वाली है कि यार डायरेक्शंस कैसे देते हैं जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं। तो यार देखो उसमें एक्स वाई और जेड रिप्लेस हो जाते हैं आई जे और के से। सिमिलरली माइनस आई माइनस जे और माइनस के माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। और जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जैसे अभी हमने डायरेक्शन निकाली इसकी हमने डायरेक्शन निकाली, और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मैग्नीट्यूड तो यार वही होगा जो सेमी इन्फिनिट वायर का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यार इन्फिनिट दे रखा है ना हमको, ये इधर मिल गया इन्फिनिट, तो बस इन्फिनिट की वजह से हमको ये पता चल गया कि यार सेमी इन्फिनिट वायर है, उसका फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला लग गया। साथ ही साथ जब हम इसको वेक्टर में लिखेंगे तब हमें इसको माइनस जे डायरेक्शन देनी पड़ेगी। क्यों? देखो अगर ये डायरेक्शन जे है तो जो नीचे वाली डायरेक्शन होगी वो माइनस जे होगी ना, और आपको पता ही है भाई ये परपेंडिकुलर आ रही है, तो मतलब इसी लाइन पे आ रही होगी कहीं डॉट वाली पे है ना, तो इसलिए हमने इसको माइनस जे डायरेक्शन दी है। सिमिलरली ऐसे ही हमने B3 की बात करी है, सेमी सर्कल की बाद में बात करेंगे, B3 की बात करिए तो यार इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, ये बस आउटवर्ड आ जाएगी थोड़ा सा, और मैंने रख के भी दिखाया। देखो हमारा जो अंगूठा है वो बिल्कुल हमारी आंखों में आना चाहिए, आउटवर्ड आनी चाहिए करंट, ठीक है। और ये हमारा हो गया ए और पॉइंट है हमारा कुछ यहाँ पे, ठीक है ना, तो बस ऐसा ही हो जाएगा। और डायरेक्शन हम की जब बात करेंगे तो ये देखो हमने डायरेक्शन निकाल के दिखा दी है, और ये भी नीचे की साइड ही जा रही है, कमाल की बात, देख लो चाहे तो आप, अपना हाथ मैं ऊपर दिखाता हूँ, ये मैंने रख के दिखाया है, और डायरेक्शन हमारी नीचे आ रही है, और आपको पता है परपेंडिकुलर होगी यार ये डायरेक्शन तो, है ना, इस वाले के भी और इस वाले के भी साथ में, तो बस जब परपेंडिकुलर होगी तो ये माइनस जे डायरेक्शन में होगी, ठीक है। माइनस जे डायरेक्शन मिल गई, ये मैंने लिखी माइनस जे डायरेक्शन, और क्योंकि सेमी इन्फिनिट वायर है वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस माइनस जे लग जाएगा। अब अगर हम वाई की बात करें, मतलब वाई एक्सेस पे, मतलब ये जो हमारा एक्स वाई और जेड चल रहा है अभी तक, उसमें अगर हम वाई की बात करें तो यार अभी तक जो दो मैग्नेटिक फील्ड मिली है वो दोनों तो वाई पे आ गई, इस वाली पे माइनस वाई पे, माइनस वाई मीन्स माइनस जे पे, है ना। तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड बात करें एट वाई पर अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमको B1 प्लस B3 करना है, क्योंकि यार डायरेक्शन तो सेम ही है ना माइनस जे में, तो बस ये कर लिया, दोनों की डायरेक्शन ये है, सबको साइड रखा और 2 इंटू दिस 1 इंटू माइनस जे कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है सिमिलरली क्वेश्चन ये सेमी सर्कल का है। अब देखो कैसे होगा सॉल्व, डायरेक्शन ऑफ B2 दिखा दोगे आप, ठीक है, इस वाले में सेमी सर्कल की बात करेंगे तो यार देखो आई की डायरेक्शन इधर है ना, ऐसे करके हमने सॉल्व करके देखा है, हाथ वाथ रख लो अपना जैसे भी करना है, आई इधर की साइड आ जाएगा, पॉइंट इधर की साइड आ जाएंगे, और पाल्म हमारा किधर जा रहा है, इनसाइड द पेपर पाल्म आ गया। इट मीन्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, इनवर्ड। अब ज़रा आप मतलब समझो यार इस बात का कि जब इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए आप ज़रा एक मिनट, ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है, जेड दिखाई गई है इधर, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ये इधर होती नहीं है एक्चुअली, ये एक्स ये वाई ये जेड और ये ही जेड, समझ रहे हो आप बात को यार। इसी पॉइंट पर इनवर्ड भी होती है और इसी पॉइंट पर आउटवर्ड भी होती है, मतलब इनवर्ड वाली ये और आउटवर्ड वाली ये, मतलब जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये जो क्रॉस बना हुआ दिख रहा है आपको, अबे यार ये काली सी लाइन, ये जो क्रॉस बना हुआ दिख रहा है आपको, एक्चुअली ये इनवर्ड है, ठीक है। और ये इनवर्ड किसकी डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सेस की डायरेक्शन में, और जेड को हमने क्या नाम दिया है वेक्टर एडिशन में, के दिया है। बट यहाँ पर क्या होता है, हमने जब जेड इधर वाली कंसीडर कर रखी है तो ये वाली क्या होगी, माइनस जेड होगी, मतलब अगर बाहर आता तो हम जेड लिखते यानी कि के लिखते, और बंदा गया है तो इसको हम माइनस जेड लिखेंगे यानी कि माइनस के लिखेंगे डायरेक्शंस में। अच्छा डायरेक्शन ठीक है मिल गई, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, आप इधर ध्यान मत देना अभी कुछ भी, ठीक है। अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होगा B2 का, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर रिंग है यार, इसके लिए हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, मैंने हर बार यही यूज़ किया है, आपको बस ये याद करना है और रेडियन में इसको चेंज कर देना है, ठीक है, जो भी आपका हो। सो सेमी सर्कल के लिए पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना, तो भैया पाई रेडियन रख दो, रेडियन में रखना है ना यहाँ पे अल्फ़ा, दूसरा वाला जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव करता उसमें हम थीटा रख देते, जिसमें 180 रखते तो भी यही आंसर आता। खैर हमें मिल गया B2 इज इक्वल्स टू इतना है और उसकी डायरेक्शन हमें पता ही है, तो बस। अच्छा अब ये जो B2 है ये यार Z की फॉर्म में आया है, आप ज़रा इस बात को ध्यान से समझना।
जब हम वेक्टर एडिशंस की बात करते हैं तब हम ये कोशिश करते हैं कि सारी एक्सेसिस के थ्रू जितना भी हमें मैटर मिल रहा है उन सबको कैलकुलेट कर लें साथ में, ठीक है। अच्छा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं ना भाई, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की, मान लो एक वेक्टर है ऐसे, तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, वही वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में कितना है, आई मीन एक्स इंटू आई कैप, प्लस वही वेक्टर वाई की डायरेक्शन में कितना है, आई मीन वाई इंटू जे कैप, और प्लस वही वेक्टर जेड की डायरेक्शन में कितना है। मतलब हम बस ये चाह रहे हैं कि जो हमारा बी वेक्टर ये चलता आ रहा है, जिसमें हमने एक्स और वाई में फाइंड कर लिया है ना, सॉरी जेड और वाई में फाइंड कर लिया है, उसका हमें एक्स का भी मिल जाए। तो भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं है ना, एक्स में तो अभी तक हमें कोई मिली ही नहीं, ना कोई आई में मिली, तो इट मीन्स कि हमारा जो एक्स में है कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं भाई, है ही नहीं, वो तो सीधी बात है, कोई कुछ नहीं कर सकता। पर जेड में क्या मिला, माइनस के इंटू दिस वन मिल गया, और वाई में हमें मिल गया था जो हमने बताया अभी निकाल के। तो हमें वेक्टर एडिशन में क्या, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, एक्स वाई और जेड में आई जे और के की फॉर्म में हम ये लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो बस हमने ये कुछ नहीं किया, बस आपको यही करके दिखा दिया है यहाँ पर, और हमने तीनों को साथ में लिख दिया है आई कैप जे कैप लगा के, और बस ये हो गया। मेन जो चीज़ कॉमन आ रही थी हमने कॉमन ले ली, जो नहीं आ रही वो उनको हमने आई जे के साथ रख दिया, के साथ रख दिया, ठीक है। तो बस ये आपका आंसर है नेट। अच्छा, अब ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इससे ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन मैंने नहीं देखा, मैंने बहुत ढूंढे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने की कोशिश किया है ना, तो मेरे को सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही वाला लगा जो आपको बताना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रा क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो पहले क्या कह रही है। क्वेश्चन कह रही है रेडियस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ आर, ठीक है, कोई नई बात नहीं है ना, करंट कैरिंग हो रहा है जो भी हो रहा है। अब ये ज़रा लाइन देखो, डेंसिटी ऑफ एवरी एलिमेंटल पार्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज सेम, फाइंड बी एट ओ। आप इस लाइन की महत्वता को समझ रहे हो, क्या कह रही है ये लाइन, ये कह रही है कि भाई ये जो आपने लाइन जैसा कंडक्टर बना दिया है ना यहाँ पे, इस कंडक्टर को अगर मैं ऐसे करके बनाता है, एक मिनट, ये देखो, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक वायर है, पर इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ से ज़्यादा है और यहाँ से छोटा कम है, समझे बात को। और इसकी डेंसिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब ये है कि यार यहाँ पे जो वॉल्यूम है और मास है वो डिफरेंट होगा, और यहाँ पे मास और वॉल्यूम डिफरेंट होगा, बट ये कह रहे हैं कि इस केस में डेंसिटी इसकी सेम है हर पॉइंट पर, हर एलिमेंटल पार्ट पर। अभी तो आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बहुत नॉर्मल बात लग रही है इसमें क्या नई बात है, डेंसिटी सेम है, ठीक है, वो तो अभी तक बना ही रहे हैं, हर बार हम ऐसे ही बना देते लाइन सा, है ना, ऐसे वायर बना दे लाइन सा, अभी तक कहीं डेंसिटी की बात हुई नहीं, लेकिन बेटा अब हो गई, अब दिक्कत आएगी। रोको वीडियो और सॉल्व करके देखो, उसके बाद बताना कैसे लगेगा, ठीक है। 1 2 3 चलो मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो करंट यहाँ से आया, आपको दिख रहा है ये भी वायर है, ये भी वायर है। पहली बात तो करंट डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में, I1 और I2 हमने मान लो डिवाइड कर दिया, और आपको भी पता है यार I इज इक्वल्स टू I1 और प्लस R2 होगा, क्योंकि इसी के पार्ट हैं I1 और R2 दोनों I के, ठीक है। ये पूरा करंट घूम के इस साइड निकल जाएगा। जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी है पढ़ ले भाई जाके, है ना, और नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो भी आपको हम बताएंगे सब कुछ समझ में आएगा, वोल्टेज वगैरह भी बताएंगे सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं पढ़ा तो। खैर, एक इमेजिनरी पॉइंट ड्रॉ किया इधर, और I2 हमारा इधर जा रहा है, I1 हमारा इधर जा रहा है। अब आपको देखने से क्या लग रहा है यार, देखने से आपको ये लगना चाहिए, कायदे में आपको ये लगना चाहिए, जब मैंने अभी करंट डिवाइड किया तो आपको ये खुद दिखना चाहिए कि यार ये एक सेक्टर बन गया है ना, और ये एक जनरलाइज सेक्टर बन गया है, ठीक है, जिसमें थीटा अलग है दोनों में और करंट भी अलग है दोनों में, सही बात है। अच्छा, इसको हमने B2 मान लिया, B2 को मतलब B बिकॉज ऑफ I2, और B3 को हमने मान लिया B बिकॉज ऑफ I1, है ना, I1 की वजह से है ना ये B, दोनों में थीटा अलग अलग है, ठीक है। तो पहले तो हम उन दो लाइंस की बात कर लेते हैं जिसमें ये I दे रखा है यार, क्योंकि देखो करंट हमें सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो सिर्फ इस गोले की वजह से नहीं है भाई साहब, ये लाइन भी तो कुछ है ना, इनकी वजह से भी तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी बिकॉज ऑफ I, टोटल I है ना। तो बस हमने क्या किया, ये देखा, और इसके ये अलॉन्ग है बिकॉज ऑफ सेंटर, ये सेंटर पर है ना, तो बस इन दोनों स्ट्रेट वायर्स के ये अलॉन्ग है, और अलॉन्ग वायर कभी भी होता है तो भैया जीरो हो जाता है। ये देखो कितना बढ़िया कंक्लूजन है जो जेईई मेंस के क्वेश्चन में लगा है,
समझ रहे हो? तो इसलिए कहते हैं कि भाई पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ कंक्लूजन ज़रूर निकालो कि हमें हमारे पढ़ाई से फ़ायदा क्या मिला, क्या हमको समझ में आया, वो कंक्लूजन्स बताते हैं जो इसमें लग रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ मैं आप देखो मेरे कंक्लूजन के हिसाब से तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज जा रही है तो ये इनवर्ड होगा, है ना, और इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो ये आउटवर्ड होगा। लो निकल गया डायरेक्शन, ना लगाया मैंने हाथ, पाल्म रूल वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है ना, तो बस कंक्लूजन निकालो यार, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन सॉल्व। खैर, अब हमारा B3 जो था वो I1 के थ्रू था और B2 जो था हमारा I2 के थ्रू था। यहाँ पर हमने A कंसिडर कर लिया इसका रेडियस दोनों साइड से, और हमारा इन वायर्स की वजह से जो लंबे लंबे दो वायर थे जो इधर निकल रहे थे उनकी वजह से तो जीरो हो ही गया। ठीक है ना, हो गया ना जीरो। तो अब डायरेक्शन ऑफ B मैंने फिर से देखो हाथ रख के दिखाया है आपको यहाँ पे, जबकि आपको समझ जाना चाहिए कि क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा होगा, इतनी देर से करते आ रहे हैं, फिर भी चलो कोई बात नहीं। डायरेक्शन ऑफ B I1 हमने निकाल के देखा, करंट की डायरेक्शन ये, पॉइंट की डायरेक्शन ये, तो वो कहाँ होगा, इनवर्ड रख दिया क्रॉस। ये क्लॉक कैसा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में आ गया ना, आ गया, ये तो बोल रहा था। ऐसे ही आउटवर्ड का निकाल लोगे यार, ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब कर रहा हूँ इसमें, वीडियो वैसे बहुत लंबी हो गई है और JEE मेंस के क्वेश्चन वैसे बहुत लंबे होते हैं। खैर, मैग्नीट्यूड ऑफ B बिकॉज ऑफ I2 इज इक्वल्स टू इतना, और ये क्या है, अल्फ़ा, भैया रेडियन में था, रेडियन में था ना। तो चलो अच्छा, एंगल की बात अगर हम करें, हमको पता है कि अगर पूरा सर्कल है तो वो 360 बनाता है। अगर मैं इसी रेडियस की बात करूँ तो ये पूरा रोटेशन 360 डिग्री का बनाती है। ठीक है ना, बट अगर मैं एक छोटे से पार्ट की बात करूँ और मैं बोल दूँ कि यार ये थीटा है, और हमें ये पूरा एंगल बताना है, मतलब ये पूरा एंगल अगर मैं x बोलूँ और ये पूरा एंगल अगर मैं थीटा बोलूँ, तो मतलब x प्लस के थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 माइनस थीटा, ये थीटा इधर चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एलिमेंटल अलजेब्रा बताया मैंने आपको। तो दोनों में हमने क्या देखा, I1 की वजह से जो था हमने निकाला कि ये जो थीटा है ये भैया 360 माइनस थीटा था, ये जो अल्फ़ा है हमारा 360 माइनस थीटा था, और I2 की वजह से जो था उसमें क्या था, थीटा था, सिर्फ थीटा। तो बस हमने क्या किया, निकाल के देखा दोनों में, यहाँ पे हमने थीटा रख दिया डिग्रीज़ में, है ना, रेडियन में चेंज करके देखो, पाई अपॉन 180 यूज़ किया गया है, पाई अपॉन 180 यूज़ किया गया है रेडियन में चेंज करने के लिए, रेडियन में चेंज कर दिया, थीटा ये लिखा 360 जो कि I1 के थ्रू है, और I2 के थ्रू क्या था, थीटा था। तो बस रख दिया हमने। अच्छा, अब एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, अब लड़ाई होगी इन दोनों में, एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है, समझ रहे हो बात को आप लोग? यार दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, मतलब आप ये नहीं बता सकते, मतलब ये तो बता सकते हो कि यार दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो जो मेन निकल के आएगी, B नेट निकल के आएगी, वो दोनों सब्ट्रैक्ट होने वाली हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन बड़ी कौन सी होगी नहीं पता। एक केस ये हो सकता है जिसमें B1 बड़ा होगा, BI1 बड़ा होगा, एक केस ये हो सकता है जिसमें BI2 बड़ा होगा, तो कौन सा बड़ा लोगे, है ना, क्योंकि हमारे ये फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने अभी निकाला उसके हिसाब से तो भाई दो चीज़ों पे, थीटा पे और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और करंट पे डिपेंड कर रहा है। ये रेडियस तो सेम है चलो, है ना, आज रेडियस मान लिया, रेडियस को माफ़ कर दिया, बट करंट पे डिपेंड कर रहा है और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अब बताओ कौन सा बड़ा होगा, किसको पहले लिखूँ? बस कर लो फिर फिजिक्स वाली बातें और आ जाओ एज्यूम करने पे। किसी भी एक को मान लो कि यार एज्यूम कर लो BI1 जो है ना बड़ा है BI2 से, ऐसे एज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, तो B नेट कैसा हो जाएगा यार, ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको करना है हमें, और ये सब हमें दोबारा लिख देना, बस वही ये वाली बात मैंने दोबारा लिख दी, ये वाली बात दोबारा लिख दी। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सब कुछ बाहर आ जाएगा, I को छोड़ के आ गया सब कुछ बाहर, I1 इंटू ये माइनस I2 इंटू थीटा। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब मैं यहीं पर आकर रुक जाता हूँ, क्यों यहीं पर आकर रुक गए, क्योंकि इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, पर हमें जो दे रखा था कुछ याद आया। अगर मैं इसको जो मैंने ये बनाया था अभी अभी डायग्राम, जिसमें मेरा करंट ये I था, है ना, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ सीरीज़ की, अगर हमारा कोई करंट जा रहा है सीधा सीधा और उस करंट का कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, तो हमारा जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के। इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम R बोलते हैं, V इक्वल्स टू IR हो जाएगा। V इक्वल्स टू IR के हिसाब से, अब चलो ये तो हमें मिल गया सीरीज़ के लिए, अबे यार ये हट जाए यार, ये काली सी लाइन, ठीक है, V इक्वल्स टू IR हमें मिल गया सीरीज़ के लिए। बट यार आप ये वाली बात याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये भी पढ़ा था कि जब ये करंट, अब मान लो पैरेलल सिचुएशन आ गई है ना, अब मैं इसको पैरेलली तो लिख सकता हूँ ऐसे करके,
ये जो मैंने बनाया था ना, ये पैरेलल ही बनाया भाई, ठीक से देखो इसको, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको ये मैंने इसको ऐसे करके बनाया है। अब ज़रा देखो इसको, थोड़ा शायद दिखाई पड़े आप लोगों को, ठीक है, समझ आया तो थोड़ा सा। अब इसको और सिंप्लीफाइड बनाते हैं, ये लो, यही तो बनाया इन लोगों ने, बस उसको सर्कल की शेप दे दी, यही तो कमाल है। अब देखो, अब तो समझ में आ गया कि यार वो पैरेलल है। चलो, तो अब पैरेलल जब समझ में आ गया, तो यार इस करंट को हमने डिवाइड कर दिया था I1 और I2 में, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस था R1 और R2। अच्छा, वोल्टेज जो है, इंडिविजुअल वोल्टेज की अगर बात करूँ तो V1 इजिकल्स टू I1R1 हो जाएगी, V2 इजिकल्स टू I2R2 हो जाएगी। और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में वोल्टेज हमेशा सेम रहती है। इट मीन्स V1 जो होगी वो V2 के बराबर होगी। इट मीन्स I1R1 इजिकल्स टू I2R2 होगा। अब इतने पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, ये देखो अब ज़रा पहले, अगर हम करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो ρL/A होता है, जिसमें रो डेंसिटी होती है और डेंसिटी दोनों की सेम है, ठीक है। तो अगर मैं R1 की बात कर रहा हूँ, ये मैंने यार R1 छोटा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर मैं R1 की बात कर रहा हूँ तो R1 क्या होगा, I1 इंटू ρ1 इंटू L1/A1, I2 इंटू ρ2 इंटू L2/A2। इतनी बात समझ में आ गई। और ρ1 और ρ2 बराबर हैं एंड A1 A2 बराबर हैं, सही बात है। लेंथ तो यार आपको भी दिख रही है यार, दोनों की अलग अलग है, मतलब मैं इसमें कितना भी ला लूँ ऐसे करके, है ना, लेंथ दोनों की अलग आएगी। कैसे? क्योंकि यार देखो, सर्कल वाला था, ऐसे बना था ना सर्कल हमारा, तो ये वाली लेंथ अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये तो छोटी है ना कंपेरेटिवली दिस वन, तो बस इस पर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। और ये बात आप भूल गए थे अभी थोड़ी देर पहले तक, ठीक है। तो बस L1 और L2 हमारा जो है वो डिफरेंस बचा है, और ρ1 A1 और ρ2 A2 कट जाएगा। क्रॉस सेक्शन सेम है, डेंसिटी सेम है, बता रखा है हर एक एलिमेंटल पार्ट पे, ठीक है ना। अभी वो लाइन इसलिए यूज़ हुई थी, ठीक है, पागल नहीं है ये वाले, कुछ सोच के ही देते हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें। सो गिवन दैट ये बराबर ये, तो भैया काट दो इसे यार जल्दी से, बहुत तेज़ी से काटो। अब हमें कुछ ऐसा मिल गया, I1 L1 इजिकल्स टू I2 L2, ये मिला कुछ अच्छा सा देखने में। पर अभी भी कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यार हमारे पास तो आर्क है ना, हम लेंथ का क्या करेंगे, कहाँ डालेंगे लेंथ को, तो आर्क लेके आओ भाई, चीज़ लेके आओ कुछ। आर्क में चेंज करने के लिए लेंथ को हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। हमने स्टार्टिंग में पहले ही में लगाया था जब हमने सर्कल का करा था, ठीक है। तो बस उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे कितना बेसिक आ रहा है, देख रहे हो आप, बेसिक नॉलेज देख रहे हो कितनी आ रही है। खैर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस हमने एंगल लिखा था, तो भैया लेंथ यहाँ पर आ जाएगी, एंगल यहाँ पर आ जाएगा और रेडियस यहाँ पर आ जाएगा। उस हिसाब से L1/A1 मतलब L1/A इज इक्वल्स टू दिस थीटा, है ना। ऐसे ही L1 इज इक्वल्स टू 360 इंटू थीटा। ऐसे ही सेम टू सेम L2 के साथ भी यही सीन होगा, थीटा इज इक्वल्स टू दिस वन। भाई मैं ऊपर जो थीटा बोल रहा था मैं इस पूरे का बोल रहा था, ठीक है। थीटा का मतलब एंगल बोल रहा हूँ, वेरिएबल मत लेके चल देना, सर ने गलत पढ़ा दिया। L2 इज इक्वल्स टू A इंटू थीटा। अब हमें कुछ काम की बात मिली, जिससे हमें पता चला कि यार ये जो L1 और L2 हैं, अब इसको उठा के हम I1 L1 इज इक्वल्स टू I2 L2 वाली वैल्यू में रख दी है, जो हमने अभी बस जस्ट अभी हमने ये प्रूफ की थी, ठीक है। इसमें हमने L1 और L2 की वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें देखो क्या मिलता है, हमें मिलता है A इज इक्वल टू दिस ना, A हमसे दोनों से काट दिया है, A यहाँ से कट गया है, A कटने के बाद हमें मिला I1 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू I2 थीटा, ठीक है। और इट मीन्स I1 360 माइनस थीटा माइनस I2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब ज़रा एक बात बताओ भाई, कुछ दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो क्या जाना पहचाना लग रहा है। I1 360 माइनस थीटा माइनस I2 थीटा, यही तो 0 आया है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब समझ आ रहा है बात को, इसलिए इतना झोल करना पड़ा है ये, तभी मैंने उसको वहीं छोड़ दिया था, समझ रहे हो आप। तो बस यही फ़र्क हो जाता है जब हम बेसिक्स नहीं पढ़ते, ठीक है। तो बस ये मेरा लास्ट आंसर था, जिसमें मैंने ये प्रूफ कर दिया कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सर्कुलर कॉइल की वजह से ये 0 हो जाएगी, ठीक है। एंगल हमारा पता चल गया था आपको। तो यार अगर आपने ये जेईई में इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखा है तो प्लीज़ लाइक ठोक दो यार।